कि जो मनुष्य है वो अपने आप में एक साथी एक सेक्सुअल पार्टनर के साथ रहने के लिए नहीं बना है, ऐसा ही बोला जाता है। बड़ा भारी अहंकार है आपका। आप अपने आप को क्या देवी देवता मानते हो? और जो आपका पति या पत्नी है वो आपका कोई भक्त है कि वो आपसे ही बंध के रहेगा? आप कौन हो? मांग तुम्हारी आसमान जैसी है, आदमी तुम केचुए जैसे हो। आहत हो जाएंगे लोग। हो जाए आहत तो हो जाए। अब आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम उसमें बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो एकदम हॉट टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दा है, शादी। बिजनौर में एक महिला ने रेलवे में काम करने वाले अपने पति की हत्या कर दी। 2 अगस्त को एक पति ने अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी को चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारकर उसके टुकड़े कर घर के पीछे जमीन में दफना दिया। अब अरेंज मैरिज में तो ये प्रेम का अवसर ही नहीं मिल रहा है। परिवार ने लाया, 2 लोगों को मिला दिया। अरेंज मैरिज चल ही इसीलिए रही है क्योंकि ज्यादातर लोग इस लायक ही नहीं हैं कि वास्तविक प्रेम कर पाए। माँ बाप पहले पूरी ईमानदारी से कहते हैं बच्चों के लिए प्रेम है, इसी प्रेम के नाते थोड़ी ईमानदारी दिखा दे माँ बाप और बता दें कि माँ बाप खुद कितने समझदार हैं। ये कोई नहीं मानेगा। फिल्म आई है अभी, सैयारा, नाम सुना क्या आपने? हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम उसमें बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो एकदम हॉट टॉपिक है, ज्वलंत मुद्दा है, शादी। शादी को लेकर के तमाम सारे पर्सपेक्टिव सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसमें बहुत डर लगने लगा है, कोई कह रहा है इसमें एडल्ट्री शामिल हो गई है, कोई कह रहा है कि शादी के बाद एक दूसरे से अलग होना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। जब तमाम बातें इसके इर्द गिर्द चल रही हों, नीला ड्रम से लेकर के और भी तमाम चीज़ें, तब इस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे फिलोसोफर, ऑथर आचार्य प्रशांत जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। अखबार की हर दूसरे दिन की एक हेडलाइन है कि पत्नी ने पति को माँ प्रेमी संग मिल करके मार दिया। कहीं नीला ड्रम की बहुत चर्चा हो रही है। और इसके बीच में मैं भी युवा ही हूँ, हमारे एक कम्युनिटी है, उसमें बातचीत होती है कि भाई शादी तो अब नहीं करनी चाहिए। कौन अभी ये कह रहा है? ज़्यादातर पुरुष वर्ग ये बात उठा रहा है। इसके कुछ वक्त पहले तक हमने इस तरीके की खूब खबरें पढ़ी हैं कि एक स्टोव में आग लग गई, किचन में सिलेंडर फट गया, तब महिलाओं की मौत हो जाती थी। अब यहाँ से 2 सवाल आचार्य जी हैं मेरे। एक तो कि पुरुष वर्ग इतना जो डरा हुआ है, क्या ये जायज़ है डरना? और दूसरा कि जो महिलाओं का देखने में इसमें हिस्सेदारी दिख रही है कि हाँ वो भी इस तरीके की घटनाएं में शामिल हो गई, क्या ये आगे और बढ़ेगा? पुरुषों का डरना तो जायज है, पर महिलाओं से नहीं, बेहोशी से डरो। महिलाओं से नहीं, मदहोशी से डरो। आज तक ये मारने पीटने, शोषण, उत्पीड़न पर पुरुषों का ही एक अधिकार रहा है। अब ये थोड़ी उसकी प्रतिक्रिया भी आने लग गई है। धार हिंसा की उल्टी दिशा में भी बहने लग गई है। लेकिन फिर भी आप आंकड़ों को अगर देखेंगे तो पिछले 5 सालों में जितने पुरुषों की हत्या उनकी पत्नियों या प्रेमिकाओं के हाथों हुई है, उससे 50-60 गुना ज्यादा महिलाओं की हत्या उनके पतियों या प्रेमियों के हाथों हुई है। तो डरने का काम तो ज्यादा अभी महिलाओं को ही करने दिया जाए, क्योंकि वही हैं जो शोषण का शिकार हैं। आपने दहेज हत्या की बात करी, सिलेंडर फट रहा है, कुकर फट रहा है, कुछ और हो रहा है, नायलॉन की साड़ियाँ, 50 तरीके से मौतें, इतने सारे जो नियम बनाने पड़े
महिलाओं की सुरक्षा के लिए, वो किसी वजह से ही बनाने पड़े थे। तो हिंसा का तो रहा है मामला बहुत जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल। और बात ये भी नहीं है कि हिंसा पुरुष के द्वारा की जाए तो ही हिंसा है, महिला भी हिंसा करेगी तो भी वो हिंसा ही है, लेकिन फिर भी ज्यादा हिंसा तो अभी भी पुरुषों के द्वारा ही करी जाती है। रोचक लगेगा, आपको एक आंकड़ा देता हूँ। दुनिया भर में महिलाओं की जितनी हत्याएं होती हैं उनमें से 60-70% उनके पति द्वारा, प्रेमी द्वारा या परिवार द्वारा करी जाती है। 60 से 70%। मतलब दुनिया भर में, भारत भी जिसमें शामिल है, यदि किसी महिला की हत्या हुई है, हत्या, मर्डर, तो 60 से 70% संभावना है कि उसको उसके पति ने, प्रेमी ने या परिवार ने मारा है। इस कदर व्याप्त है हिंसा। और अब वो सब भी होने लग गया है, जो आपने कहा नीला ड्रम, मेघालय, वो सब भी होने लग गया है, पर वो सब अभी बहुत छिटपुट है। जो मुख्य धारा है हिंसा की, वो तो एक ही दिशा को बह रही है, पुरुष से स्त्री की ओर। और काल करवट लेता है। अगर हिंसा रहेगी तो धारा फिर दूसरी दिशा भी बहेगी। और किसी भी दिशा में हिंसा हो, हिंसा तो हिंसा ही है। स्त्री पुरुष को मारना शुरू कर दे, सताना शुरू कर दे, लूटना शुरू कर दे, वो भी हिंसा है। पुरुष करे ये काम तो भी हिंसा है। तो क्या आने वाले समय में, अभी आपने जो आंकड़े बताए उससे तो यही लग रहा है कि बहुत समय बाद अगर इसी गत से भी चलते रहे मामले, तब भी बहुत समय बाद वो समय आएगा जब महिलाओं की तरफ से वो धारा बहने हम लगे। कह पाएंगे कि बराबरी का हो गया हाँ, है। कि अब आया है इक्वलिटी। लेकिन क्या ऐसा आपको लगता है कि फिर अचानक से जो रिपोर्ट्स आने लगी, अचानक से इतनी जो चर्चा होने लगी, उसकी क्या वजह लगती है आपको? क्योंकि काम ये नया नया है। पहले मारपीट का, हत्या का, शोषण का, एकाधिकार का, वर्चस्व का, रिश्तों में गुंडागर्दी का ठेका बस पुरुष ने ले रखा था। तो फिर वो जो बात थी वो सामान्य सी लगने लगती थी, है ना। उस बात का नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, लगता है कि ये तो ऐसा तो होता ही है। पुरुष ऊंची आवाज में बात कर रहा है। हिंसा यही थोड़ी है कि आप जा करके किसी को थप्पड़ मार दें। ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, या कि जो रिश्तों में कामों का विभाजन है, कामों का विभाजन इस तरह से किया गया है कि तुम बस यही 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 काम करोगे। सब चार दीवारी वाले छोटे मोटे काम जिनकी कोई बहुत महत्ता नहीं, मूल्य नहीं, तुम ये सब काम करोगे। और जितने ऐसे काम हैं जिसमें अनुभव बढ़ता है, दक्षता बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, वो सारे काम हम करेंगे। ये सब भी तो हिंसा ही है ना। तो हिंसा हमेशा से चलती रही, पर एक तरफ को चलती थी। तो वो चीज हमें कैसी लगती थी? सामान्य, साधारण, यूजुअल, नॉर्मल। अब कुछ नया हुआ है, अब कुछ नया हुआ है तो सुर्खियों में आ रहा है, खबरों में आ रहा है। देखिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं इस बारे में। यही अगर वही साधारण जैसे चलता रहता तो हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। हम ये चर्चा कर ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसा होना शुरू हुआ है जो अभी तक नहीं हो रहा था। हिंसा तो हो रही थी, पर एक ही दिशा में हो रही थी। तो अब जो विशेषाधिकार है, जो मोनोपोली है, उसको चोट लग रही है तो तिलमिला रही है। बस इसलिए ये चीजें अचानक से अब खबरों में आ रही हैं, और कोई बात नहीं है। एक तो ये विषय हो गया। दूसरा है कि जब ये सारी चीजें भी आ रही हैं, प्लस हम देख रहे हैं कि आसपास, जब मैं अपने युवा साथियों से बात करता हूँ, खास तौर से जिनकी शादी की उम्र है, एक समय बाद परिवार बोलने ही लगता है, तो ज्यादातर का यही मानना है कि भाई शादी नहीं करनी है। अच्छा, क्यों नहीं करनी है? कमिटमेंट का इशू है। तो ये जो कमिटमेंट एक बोझ की तरह नजर आने लगा है, ऐसा क्यों हो जा रहा है कि ये कमिटमेंट बोझ लग रहा है? और इसमें एक और भी चीज जोड़ दूं कि क्या शादी करनी जरूरी भी है? मतलब आपका क्या मानना है? पहले कमिटमेंट की बात करते हैं। देखिए, जब भी कभी आपसे कहा जाएगा कि समाज के दबाव या रस्मों के चलते कमिटमेंट कर दो,
तो इतनी तो आपको समझ रहेगी कि मैं कर तो दूं पर निभाऊंगा कैसे, क्योंकि मामला तो बस सामाजिक दबाव का है या परंपरा का है कि सब करते हैं तो तुम भी कर दो। मान लो मैंने अभी कर भी दिया तो 2 साल 5 साल 20 साल बाद का मैं आश्वासन कैसे दे दूं, कोई गारंटी नहीं ना। सही बात। ठीक। यही बात, चूंकि आम आदमी भी थोड़ी तो समझदारी रखता है, यही बात वो अपनी देह के बारे में भी जानता है कि अभी आप युवा हो रहे हो तो कुछ शारीरिक मांगे होती हैं, उसके चलते आप जाकर के किसी से शादी तो कर लो, और ईमानदारी की बात है कि वो बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है शादी का, तो उसके चलते आप शादी तो कर लो। लेकिन आपने उन मांगों को और उन मांगों के विषयों को, उनके ऑब्जेक्ट्स को बदलते हुए भी देखा है। तो वहां भी आप सोचते हो कि आज तो कोई आकर्षक लग रहा है, हो सकता है, और कल को ना लगे तो कमिटमेंट कैसे कर दें। तो जब भी कभी रिश्ता शारीरिक आकर्षण से या सामाजिक दबाव से बनेगा तो उसमें कमिटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खेल ही अभी क्षणिक है या बाहरी है, या क्षणिक भी है और बाहरी भी है। और कमिटमेंट कहता है कि नहीं, मामला स्थायी होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। लंबा ही नहीं होना चाहिए, हमारे यहां तो कहते हैं चिरकालीन होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, 7 जन्म का होना चाहिए। और आप कह रहे हो कि मुझे पता है ना, मैं तो हवा के झोंके जैसा हूं। आप आजकल शादी की उम्र 25 के बाद 28, 30, 32, 35 में लोग शादियां करते हैं। इतने में आपने काफी जिंदगी देख ली होती है, आपने अपने भी कई रुख और रुझान देख लिए होते हैं। सही बात। आपको भी पता होता है कि आप कैसे बहकते हो, कभी इधर कभी उधर है ना। जैसे वो गाना चलता है ना कि कभी ये कली कभी ये कली, भौरा तो इधर उधर। तो आपने देखा होता है कि शारीरिक आकर्षण क्षणभंगुर होता है, एफिमेरल होता है। तो अभी के लिए तो ठीक है, चलो अगले 2 हफ्ते के लिए भी ठीक है, अगले 2 महीने के लिए भी ठीक हो सकता है कि आपको कोई व्यक्ति आकर्षक लग रहा है, अगले 2 साल के लिए भी ठीक हो सकता है। उसके बाद आप कैसे अपने आप पे भरोसा कर लो कि मैं इस रिश्ते को सदा निभाऊंगा। तो इसलिए आदमी फिर हिचकिचाता है। यही बात सामाजिक दबाव पर लागू होती है। इस वक्त तो लोगों ने आप पर दबाव बना दिया, ठीक है, दुनिया वाले आप पर चढ़ने लग गए, घर वाले आपके सामने रोने लग गए, माँ आकर आपको बहुत भावुक करने लग गई कि बेटा ब्याह कर ले, नहीं तो मैं मर ही जाऊंगी, तो पोते का मुंह कब देखूंगी। तो आपने अभी तो इन सब दबावों के चलते मान लीजिए ब्याह कर लिया, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि ये मामला 1-2 साल का नहीं है। इतने आगे साल तक मैं कैसे अभी से ये निश्चित कर दूं कि इसी व्यक्ति के साथ रहूंगा। तो कमिटमेंट का जो मुद्दा है वो इसलिए है क्योंकि हमारे रिश्तों की बुनियाद या तो सामाजिक है या शारीरिक है। अगर रिश्ता किसी और बुनियाद पे बना हो तो कमिटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ा सा गौर से सोचिएगा। जैसे गारंटी आप उसी से मांगते हो जिस पर आपको भरोसा नहीं होता। ठीक बोल रहा हूं? कमिटमेंट भी आप उसी से मांगते हो जिस पर आपको भरोसा नहीं होता। जहां वास्तविक हार्दिक दिली रिश्ता होता है, आत्मिक प्रेम होता है, वहां कमिटमेंट मांगा ही नहीं जाता। और मजे की बात यह है कि वहां रिश्ता बहुत मजबूत होता है और बहुत लंबा चलता है। लेकिन जो रिश्ता शारीरिक आधार पर बनेगा, वहां आपको भी पता होगा और आपके साथी को भी पता होगा कि ये मामला तो अभी यौवन का है और हार्मोन्स का है, कल को जवानी जा सकती है, और अगर जवानी चली गई तो मैं अब इस व्यक्ति के लिए फिर उतना रोचक, उतना आकर्षक रह नहीं जाऊंगा। तो फिर आप जल्दी से कहते हो कि चल गांठ बांध ले, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी ओर आया ही था आपका शरीर देखकर, अपने शरीर के कारण। आपको पता है ये आपकी ओर आया ही था अपने शरीर के कारण और आपका शरीर देख करके। आपको पता है शरीर ढलने वाली चीज है। तो इससे पहले कि आपका शरीर उसके लिए अनाकर्षक हो जाए, अनअट्रैक्टिव हो जाए, आप कहते हो चल गांठ बांध ले, ताकि एक सिक्योरिटी मिल जाए, एक गारंटी मिल जाए, एक कमिटमेंट मिल जाए कि तू मुझे कभी छोड़ के नहीं भागेगा। ये प्रेम के अभाव का सबूत है। इससे यही पता चलता है कि रिश्ते में प्रेम है नहीं, तभी तुम उसको पकड़ लेना चाहते हो, धर दबोचना चाहते हो, जल्दी से शादी करते हो। जल्दी से कर लो, नहीं तो पता है कि तुम भाग जाओगे।
सही बात। पता है, यही बात सामाजिक दबावों पर भी लागू होती है। आज अभी लड़का कमाता नहीं है बहुत ज्यादा, या छोटी नौकरी में है, माँ बाप पर आश्रित है, माँ बाप के ही घर में रहता है, बहुत सारी बातें हैं, दुनिया उसने देखी नहीं है, किसी तरह से सशक्त नहीं है, तो चाचा ताऊ फूफा फूफी माँ बाप भाई सब मिल करके उसका ब्याह करा देते हैं। कम से कम छोटे शहरों कस्बों में गाँव में अभी भी ऐसा ही होता है। लड़कियों के साथ तो और ज्यादा ऐसा होता है। तो अभी तो आपने उसका करा दिया, सामाजिक दबाव से आपने कहीं उसकी गांठ बांध दी, पर कल को वो सशक्त होगा, उम्र में बढ़ेगा, अनुभव में बढ़ेगा, तो तब आपने उससे जो जबरदस्ती वादा करवा दिया था वो उस वादे का सम्मान थोड़ी ही करेगा। प्यार नहीं था, जबरदस्ती करवाया गया एक वादा था, इसलिए कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है। असली रिश्ता, असली रिश्ते को पहचानना हो तो देख लीजिएगा, उसमें कोई वादा करेगा ही नहीं, क्योंकि वादे की जरूरत होगी ही नहीं। वहां कोई आकर आपको ना कमिटमेंट देगा, ना गारंटी देगा, ना भरोसा देगा, क्योंकि ना कमिटमेंट की जरूरत होगी, ना गारंटी की, ना भरोसे की। प्यार काफी होता है, प्यार काफी होता है। हमारे रिश्तों में प्रेम नहीं है, तो इसलिए फिर ये सब वारदातें होती हैं। आप सोचिए ना कि अभी शादी हुई है, आप जिस कांड की चर्चा कर रहे हैं, अभी शादी हुई है और पत्नी ने पति को मार दिया। आपने दहेज हत्याएं बोली, उनमें भी ये खूब होता था कि शादी के बस कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर खबर आई कि अरे वो किचन में काम कर रही थी, सिलेंडर फट गया, साड़ी में आग लग गई, वो मर गई। कितनी भयानक हिंसा होगी कि जिस व्यक्ति से आप अभी अभी मिल रहे हो आप उसकी हत्या ही कर डालो। इससे क्या पता चल रहा है? प्रेम कहीं नहीं है। इतनी हिंसा बस ये बता रही है कि रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं, प्रेम कहीं नहीं है। ये लड़की जो अपने पति की हत्या कर रही है, या ये पति जो अपनी पत्नियों की हत्या करते हैं, या किसी भी और तरह का अत्याचार करते हैं, इन्होंने दूसरे का हाथ थामा ही क्यों? मैं तो ये पूछ रहा हूं, तुम्हें ये सब करना था, तुमने उसका हाथ थामा क्यों? मना कर देते। मना नहीं कर सकते क्योंकि ताकत नहीं है। दो ताकतों के आगे आदमी झुक जाता है। एक शरीर, हार्मोन की ताकत, आप जवान हो गए हो, शरीर बिल्कुल, शरीर तो हमारे जंगल का ही है, जानवर का ही है, शरीर चिल्लाता है कि मुझे साथी चाहिए। और दूसरी समाज की ताकत, समाज बिल्कुल एकदम चढ़ बैठता है, छोटे शहरों में ज्यादा। अरे लड़की 25 पार कर गई, अभी तक तुमने इसकी शादी नहीं करी, और तुम 30 के हो रहे हो, क्या अब जब बुढ़ा जाओगे तब शादी करोगे? और अगर आप ताकतवर नहीं है, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, मोटी नौकरी नहीं है, घर में ही रहते हो, मोहल्ले वालों को आपको रोज देखना पड़ता है, और छाया भी आपको आपके घर वालों ने नहीं दे रखी है, तो आप दब जाते हो। इस दबाव में आप ब्याह कर लेते हो। प्यार में आपने थोड़े ही किसी का हाथ थामा है। और जितना ज्यादा दबाव होगा, जितनी कृत्रिमता होगी, उतना ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी भीतर की, सामने वाला कहीं भाग ना जाए, क्योंकि आपको पता है कि रिश्ते का कोई हार्दिक आधार नहीं है, सामने वाला कभी भी भाग सकता है। तो फिर आप उससे 100 तरीके के हस्ताक्षर कराओगे। आप कहोगे धर्म की ओर से भी गारंटी चाहिए, चलो फेरे मारो। कानून की ओर से भी गारंटी चाहिए, चलो यहां पर साइन करो। और समाज की ओर से भी गारंटी चाहिए। कई लोगों के सामने बहुत लोगों को बुला करके ये पूरा एक जलसा बैठाया जाएगा, विवाह उत्सव करा जाएगा, और उसमें 2 लोग ऊपर बैठ जाएंगे। समझिए साइकोलॉजिकली क्या चल रहा है, मनोविज्ञान की दृष्टि से देखिए। इतने लोगों को बैठा करके वहां बैठ जाओगे ताकि ये बिल्कुल जनसाधारण में, पब्लिकली, हाँ, एक ठप्पा लग जाए कि भाई अब तो इतने लोगों के सामने प्रमाणित हो चुका है, जाहिर हो चुका है कि तुम इसके हो, तो अब कहीं इधर उधर मत भाग जाना। ये सब करना ही क्यों पड़ता है? एक बहुत छोटी सी चीज चाहिए होती है, वो छोटी सी चीज नहीं है, तो फिर हमें 100 तरीके की करतूतें करनी पड़ती हैं। वो छोटी सी चीज क्या होती है? प्रेम। प्रेम। नहीं तो जैसे जब आप ये बात बता रहे हैं, तब तो फिर जो अरेंज मैरिजेस हैं, एक ये भी बहुत लंबे समय से चलती आ रही डिबेट है कि अरेंज मैरिज ज्यादा बेहतर है या लव मैरिज। अब अरेंज मैरिज में तो ये प्रेम का अवसर ही नहीं मिल रहा है। परिवार ने लाया, 2 लोगों को मिला दिया। बहुत ज्यादा लिबरल फैमिली है जो अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ रही, तो बोलती है जाओ 1 घंटा बातचीत कराओ। दोनों लोग अलग से जाके 1 घंटा बातचीत कराओ, और ये भी बोला जाएगा देखो तुम लोग को मौका भी दिया था। अब इस पूरी प्रक्रिया के बीच में प्रेम तो पनपने का मौका ही नहीं मिला, और लव मैरिज का यहाँ पर हाँ, तो जब प्रेम नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है कि ये बतौर एक समाज हम ये फैसला करें कि भाई प्रेम तो अनावश्यक चीज है। लड़का लड़की को इकट्ठे बांध दो, कुछ साल में उनके बच्चे वगैरह हो जाएंगे, गृहस्थी चल पड़ेगी,
प्रेम की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल हम ये फैसला कर सकते हैं। पर अगर हम ये फैसला करते हैं तो फिर वही सब चलता रहेगा जिससे आप अभी थोड़ा परेशान लग रहे हैं कि अत्याचार क्यों है, हिंसा क्यों है, शोषण क्यों है, जिनको हम अपना कहते हैं उन्हीं के हाथों खून क्यों बह रहा है। ये सब लगातार चलता रहेगा और जरूरी नहीं है कि हिंसा हो तो खून बहे ही। जरूरी नहीं है कि हर घाव शरीर पर ऊपर ऊपर ही दिखाई दे। ज्यादा बड़े जो घाव होते हैं ना वो भीतरी होते हैं। जहां प्रेम नहीं होता वहां पर रिश्तों में एक दूसरे को बहुत भीतरी घाव दिए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ चिढ़ होती है और घुटन होती है और भाग भी नहीं सकते। इसीलिए गजब के भीतर एक हिंसा उठती है, प्रतिक्रिया उठती है। दिख रहा होता है जिंदगी बर्बाद जा रही है और अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। विशेषकर अगर आप महिला हो, अब आप बच्चे हो गए हैं, अब आप क्या कर लोगे। तो फिर सूक्ष्म तरीकों से अंदरूनी हिंसा करी जाती है। वो किसी अखबार में नहीं छपती, उसको लेकर के कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट नहीं होता, कोई नहीं पूछने आता, पर वो हर घर में होती है और लगातार होती है। वो प्रमाणित भी नहीं करी जा सकती कि हो रही है, क्योंकि वो किसी सीसीटीवी पर कैद नहीं हो सकती, उसकी कोई एफआईआर नहीं हो सकती। चल रही है वो। कोई दिन भर आपका दिल तोड़ रहा है, आप इसकी एफआईआर क्या करोगे। एक नजर जो है, एक नजर बहुत बुरी तरह आहत कर सकती है कि नहीं। एक छोटा सा वाक्य ताना बन सकता है और छलनी कर सकता है आपको। और कौन छलनी कर सकता है? जिसके साथ आप दिन भर रह रहे हो। तो सोचिए उसके पास दिन भर अवसर है आपको छलनी ही छलनी करने का, दिन भर भी रात भर भी। और कई बार तो वाक्य उच्चारित हो यह भी आवश्यक नहीं है, अनकहा वाक्य और ज्यादा घायल कर सकता है। सन्नाटे भी तो चीखते हैं ना, सन्नाटों में भी धार होती है, और सन्नाटे आदमी को इस कदर आहत कर सकते हैं कि वो आत्महत्या ही कर ले। ये सारी हिंसा चलती ही रहेगी अगर रिश्ता प्रेम पर आधारित नहीं होगा। लेकिन यहां मैं प्रेम आपसे कई बार कह रहा हूं और आपने उसमें बीच में अरेंज मैरिज की बात करी है, तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। जो लोग सुन रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये लव मैरिज की बात कर रहे हैं शायद, क्योंकि जब आप अरेंज मैरिज बोलते हैं तो जब मैं प्रेम शब्द कह रहा हूं वो भी फिर उसी संदर्भ में समझा जाएगा। नहीं, मैं वो लव मैरिज वाले लव की बात नहीं कर रहा हूं। मैं गहरे अंदरूनी हार्दिक प्रेम की बात कर रहा हूं, जो सिर्फ तब आता है जब पहले आप स्वयं को जानते हो। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा जो जवानी के साथ आता है, वो लव मैरिज वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैं वो नहीं कह रहा कि अब होता है ना 13-14 साल के होते ही आशिकी अपने आप आ जाती है, जैसे कि पेड़ों पर फल फूल लग जाते हैं प्राकृतिक तरीके से, वैसे ही आदमी में आशिकी आ जाती है। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा। हार्मोनल प्रेम कि वो तो पशुओं को भी हो जाता है, उनका भी मौसम आता है, वो भी हीट में आते हैं, तो देखिए वो एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं। कह रहा हूं कि मैं दुनिया को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, मैं अपनी भी हालत देख रहा हूं। मुझे पता है मेरे भीतर जो बेचैनी है वो वास्तव में क्या है। मैं मूर्ख नहीं हूं कि जवानी छाई और बस किधर को भी मैं फिसल गया, बह निकला। हम ज्यादातर लोगों के लिए जो प्रेम होता है वो बह निकलने वाली बात होती है कि कोई चेहरा दिख गया, कहीं जुल्फें दिख गई, कहीं चितवन दिख गई और एकदम आदमी फिसल ही गया। कहते भी हैं फॉलिंग इन लव, फिसल के गिर पड़े, फॉलिंग इन लव। लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट कैसे हो सकता है? लव तो नहीं हो सकता एट फर्स्ट साइट, रिएक्शन एट फर्स्ट साइट हो सकता है। रिएक्शन हो सकता है ना, कि दो केमिकल मिले तो खट से फट गया। प्रेम तो समझदारी मांगता है, और समझदारी के लिए आपको जाकर के जानना पड़ेगा। बिल्कुल, उसमें समय लगता है। तो फर्स्ट साइट में तो नहीं हो सकता। लव एट फर्स्ट साइट तो एकदम ही मूर्खता की बात है। लव एट फर्स्ट साइट अगर हो रहा है तो वो बिल्कुल शारीरिक आकर्षण है, उससे आगे कुछ भी नहीं, कुछ और नहीं।
मैं दूसरे प्रेम की बात कर रहा हूं। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जिसमें आप अगर ये भूल भी जाओ कि आपके सामने जो है वो विपरीत लिंग का है, तो भी बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। ओके। जहां आप दूसरे की ओर बस इसलिए नहीं गए हो कि आप पुरुष हो तो वो स्त्री है या आप स्त्री हो तो पुरुष है। हाँ ठीक है, विपरीत लिंगी एक दूसरे की ओर आएंगे, बिल्कुल रहेंगे, ज्यादा आकर्षण पुरुष स्त्री में होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो रिश्ते में प्रमुख बात नहीं होनी चाहिए। आधार नहीं होना चाहिए। वो आधार नहीं हो सकता रिश्ते का। वो रिश्ते में आधारभूत बात नहीं हो सकती कि क्या देखा उसमें, उसकी शक्ल देखी, हैंडसम था या सेक्सी था या जवान था तो बस हो गया, या कि उसका रुपया पैसा देख लिया या समाज में उसकी इज्जत थी ये देख लिया। ये नहीं, वो दूसरी चीज होती है। क्या वहां ऐसा कुछ है जो मुझे भी भीतरी तौर पर थोड़ा बेहतर कर सकता है, थोड़ा मजबूत कर सकता है? ये जो मेरी चेतना का स्तर है जो बिल्कुल ऐसा ही रहता है औसत दर्जे का, क्या उस सामने वाले व्यक्ति में ऐसा कुछ है कि वो मेरी चेतना के स्तर को उठा सके, कि जिन पलों में मैं उसके साथ हूं मैं पाऊं कि मैं दुनिया को, खुद को बेहतर देख पा रहा हूं, कि भ्रम के जाले थोड़े कट रहे हैं? ये होता है वास्तविक प्रेम। और ऐसे प्रेम में कमिटमेंट की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि कमिटमेंट बहुत छोटी चीज होती है। वहां कुछ कहा नहीं जाता, पर बात बहुत गहरी हो जाती है। वास्तव में वहां अगर आप कहने लग जाओ कि मुझे तुमसे कमिटमेंट चाहिए, तो ओछापन लगेगा, छोटी बात लगेगी, बहुत ओछापन लगेगा। कि आप उससे पूछ रहे हो बताओ तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे, बड़ी सस्ती बात लगेगी ये क्या पूछ लिया, ये कोई पूछने की बात है, क्यों पूछ रहे हो? बल्कि अगर पूछ रहे हो तो इससे पता चलता है कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। जहां पर प्यार बार बार जताना पड़े और भरोसा बार बार दिलाना पड़े, वहां रिश्ता ठीक होगा नहीं। एक स्वस्थ रिश्ते की पहचान ये होती है कि वहां जताना नहीं पड़ता, दिन में 5 बार बताना नहीं पड़ता, आई लव यू कहना नहीं पड़ता, 5 महीने में 1 बार भी नहीं कहना पड़ता। सामने वाले में इतनी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी होती ही नहीं है कि उसको जाकर के बार बार तुम सहलाओ कि नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा भाग करके। बात समझ रहे? लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये दो इंसान पहले खुद किसी तल के हों। आप जितने नीचे तल का जीवन बिता रहे होगे, उतना आपका जो रिश्ता है वो शारीरिक या सामाजिक होगा। हम इस प्रेम की बात कर रहे हैं, इसको सुन करके तो मतलब जो आप बता रहे हैं कि वहां पर जताने और कमिटमेंट जैसी चीजें तो बहुत ओछी आपको खुद ही महसूस होंगी कि इसकी क्या आवश्यकता क्या है, वो सवाल ही नहीं आएगा विषय। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं, उस दौर में हम राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप की दुनिया में जी रहे हैं, है ना, स्वाइप कल्चर। तो इस स्वाइप कल्चर, जब तमाम डेटिंग एप्स की एक वो हमारे सामने दुनिया है, उस दुनिया में जब हम दाखिल हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो वैलेंटाइन वीक जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें जो नहीं सेलिब्रेट कर पाते उनको जो फोमो होता है, इन सब के बीच में ये कमिटमेंट पा पाना और ये जो स्वाइप कल्चर है, मतलब इसमें आप कैसे वो प्रेम खोजेंगे? नहीं, तो उसके लिए आपको ऐसा इंसान पैदा करना पड़ेगा। जब तक पूरा समाज ऐसा है कि उसमें इंसान को शिक्षा में, परवरिश में समझदारी दी ही नहीं जाती, बोध दिया ही नहीं जाता, भीतरी मजबूती दी ही नहीं जाती, तब तक यही सब चलता रहेगा। आपने कहा अरेंज्ड मैरिज अच्छी होती है कि बुरी होती है, आपने पूछा, बीच में आपने भी पूछा था कि मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सब आपने पूछा था। अब हम उस तरफ जा रहे हैं। एक बात बताइए, एक लड़का है, एक लड़की है, वो पैदा हुए, उनको जैसी स्कूल में शिक्षा मिली और घर में माहौल मिला और परवरिश मिली, वो वास्तविक प्रेम के लायक ही नहीं कभी बनाए गए। क्योंकि प्रेम कोई मौसमी चीज तो होती नहीं कि फल की तरह लटक जाएगा। प्रेम तो सीखना पड़ता है, प्रेम अर्जित करना पड़ता है ना? नहीं तो वही जानवरों जैसी जिंदगी होती है, इंसान भी पशु ही पैदा होता है। तो जब वो प्रेम के लायक है ही नहीं, तो फिर अरेंज्ड मैरिज के अलावा विकल्प क्या बचता है उसके लिए? अरेंज्ड मैरिज को एक तरह की आप सजा मानिए
जो ऐसों के लिए आवश्यक है जिनमें समझदारी विकसित ही नहीं हुई भाई, क्योंकि उसका शरीर तो गुर्राएगा, चिंघाड़ेगा, भौंकेगा कि मुझे भी अब कोई सेक्सुअल पार्टनर चाहिए। और समाज जरा व्यवस्था से चलता रहे तो इसके लिए आपको उससे किसी न किसी साथ तो बांधना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर जाकर के न जाने कहां पर क्या वो फिर गुल खिलाए। तो क्या करें, वो जवान हो गया है लेकिन ना उसको सही शिक्षा मिली है, ना सही उसको बोध साहित्य कभी पढ़ाया गया, ना उसको सही संगति मिली कभी। कुछ इसका ऐसा मिला नहीं है, बस ऐसे ही जैसे आमतौर पे घरों में बच्चे पैदा हो जाते हैं, पैदा हो गए, इधर उधर करके बड़ा हो गया वो। तो वो प्रेम के लायक तो है नहीं कि वो प्रेम कर पाए, क्योंकि प्रेम बड़ी ऊंची बात होती है, प्रेम उपलब्धि होती है। प्रेम यूं ही मुफ्त में मिल जाने वाली चीज नहीं होती, बहुत मजबूत और बहुत समझदार होना पड़ता है, तब आप प्रेम के लायक बनते हो। तो ये प्रेम के लायक तो है नहीं सज्जन हमारे, लेकिन जवान हो गए शरीर से, तो अब इनका अरेंज्ड यानी आयोजित विवाह ही तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, ये जिंदगी भर इनका कुछ हो नहीं पाएगा। या तो फिर प्रतीक्षा करिए कि भाई अब तुम्हारी एक दूसरी तरह की शिक्षा शुरू होती है ताकि तुम प्रेम सीख पाओ, या तो ये करिए, नहीं तो फिर अरेंज्ड मैरिज कर दीजिए। तो इसलिए अरेंज्ड मैरिज चलती है। अरेंज्ड मैरिज चल ही इसीलिए रही है क्योंकि ज्यादातर लोग इस लायक ही नहीं हैं कि वास्तविक प्रेम कर पाए। तो एक नेसेसरी इविल है अरेंज्ड मैरिज हमारे भारत में, खासकर उत्तर भारत में 99% युवक युवतियां जैसे होते हैं, ठीक है, ये तो ऐसे भी नहीं होते कि जाकर के विपरीत लिंगी से सहजता से बात कर लें। बिल्कुल फैक्ट, ठीक बोल रहा हूं। खासकर आप थोड़ा सा छोटे शहरों की ओर चले जाइए तो लड़कों की यह हालत रहती है कि वो जवान लड़की के पास जाएं तो उनके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। पता ही नहीं बात कैसे कभी बात करी ही नहीं, वो सहजता जानते ही नहीं है, वो बस यौन आकर्षण जानते हैं। सामने वाला जो खड़ा है वो एक मनुष्य है, वो उनको नहीं समझ में आता, उनको ये दिखाई देगा ये महिला की देह है, उन्हें सामने मनुष्य इंसान नहीं दिखाई देता, उनको एक लड़की दिखाई देती है। तो वो या तो पसीने पसीने हो जाएगा और जबान उसकी चिपक जाएगी और हकलाना शुरू कर देगा या फिर वो अनावश्यक रूप से वहां पर दबंग बनकर और आक्रामक बनकर बात करेगा लड़की से। अब इस व्यक्ति को अगर छोड़ दिया जाए कि भाई तुम अपने लिए स्वयं साथी चुन लो प्रेम के आधार पर और रिश्ता बना लो, तो ये तो जिंदगी में नहीं बना पाएगा, ये कभी नहीं बना पाएगा। तो इसके पास तो ले दे के एक ही तरीका रहता है कि जाके माँ बाप के पांव पकड़ लेता है कि मेरा ब्याह करा लो, तो फिर अरेंज्ड मैरिज हो जाती है। वो वही समस्या की जड़ है। एक और यहीं से सवाल है कि ज्यादातर हम ये भी एक देखते हैं, जैसे जब मेरे भी ख्याल आता है, जैसे मेरे से भी लोगों ने पूछा कि भाई शादी शादी, तो अगर बोलो कि अभी हमें नहीं करनी या नहीं करनी शादी, हम नहीं इंटरेस्ट है, तो बोला जाएगा कि अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, सिनेमा मरते दम तक। तो उसमें एक डायरेक्टर हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि बड़े से थिएटर में हॉल में बैठे हुए हैं, शूट ऐसे किया गया और बीच में एक चेयर पड़ी हुई है और उनसे पूछा जाता है कैमरा लगा करके, काफी पैसा कमाया उन्होंने, कि अब आप क्या कर रहे हैं, अब तो लोग आपको भूल गए, पुरानी बात हो गई 80s की। तो वो जवाब देते हैं और जवाब देने में वो रोने लगते हैं, बोलते हैं कि मैं इतना अकेला हूं कि मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे दुश्मन की भी ऐसी जिंदगी हो जिस अकेलेपन के साथ मैं जी रहा हूं, और मैं अभी जाऊंगा और किसी बार में जाऊंगा और किसी और के पैसे दूंगा ताकि वो मेरे साथ बैठ करके शराब पी सके। तो वो जब सीन आता है तो बहुत हिट करता है वो, कि क्या अकेलापन इस हद तक भी होता है। ये और यहीं से मैं एक चीज और भी जोड़ दूं कि क्या वो जो अकेलेपन में जो रिश्ते बांध दिए जा रहे हैं, जो रिश्ते बन जा रहे हैं, जिस अकेलेपन की वो बात कर रहे हैं, उसमें क्या वो बाद में और गहरा अकेलापन दे देता है? ठीक है, समझते हैं। मैं अकेला हूं, इसमें ये भाव निहित है कि ये पूरी दुनिया पराई है। ठीक है, एक एक कदम मेरे साथ चलिएगा। मैं कहूं मैं अकेला हूं, इसका मतलब ये है कि जितने लोग हैं यहां सब, ये सब मुझसे पराए हैं, मैं इनको पराया मानता हूं।
और कोई पराया तभी होता है जब पहले आप अपनेपन की सीमाएं खींच देते हो। सही। जब आप ऐसे एक सीमा खींच देते हो, कहते हो ये सीमा है, ये मेरे अपने हैं, तो उस सीमा से बाहर जितने होते हैं वो सब पराये हो जाते हैं। सही है। तो अकेलापन तो यही बता रहा है हम्म। कि आपने दो चार लोगों को यथार्थ में या काल्पनिक रूप से जैसे भी अपना घोषित कर रखा है, और इस कारण से आपके लिए पूरी दुनिया पराई हो गई। इस कारण से पूरी दुनिया पराई हो गई। आप अकेले क्यों हैं भाई? ये पूरी दुनिया है, क्या समस्या है आपको? और कोई नहीं मना करता है अगर आप उसके साथ कुछ अच्छा करेंगे तो, पर आप कहते हो अच्छा तो मैं बस अपनों के साथ करूंगा, अच्छा तो मैं बस अपनों के साथ करूंगा, बाकी सब तो पराये हैं। पूरी दुनिया को पराया बना लोगे तो अकेलापन तो लगेगा ही ना। जो कहें कि हम बड़े अकेले हो जाते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं पूरी दुनिया को पराया बनाया क्यों? और पूरी दुनिया को पराया बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है किसी एक को अपना बना लो। जैसे ही कोई एक आपका अपना हो जाता है, सब पराये हो जाते हैं कि नहीं? भाई मेरा बच्चा है, उसको बचाने के लिए अगर 5, 7, 10 बच्चे कहीं मर रहे होंगे तो आप उनको मरने दोगे, या हो सकता है खुद ही मार दो। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो कि अपना बच्चा बचाने के लिए 5 बच्चे और मारने हैं, तो हो सकता है आप जाके मार दो। उसको अपना बना लिया ना, वो सब पराये हो गए। और जहां परायापन है वहां अकेलापन है। नहीं, लेकिन इसमें ये भी तो है कि बाकी सबने भी तो यहाँ मान रखा है ना अपना अपना। हाँ, तो बाकी सबने अपना अपना मान रखा है, लेकिन हमने कहा ना दुनिया का कोई आदमी नहीं होता जिसके साथ आप जाके कुछ अच्छाई करोगे तो वो आपके लिए सहृदयता ना दिखाए। दुनिया में जितने लोग हैं, हम कहते हैं कि अकेलापन, लोनलीनेस एक पेंडेमिक है, सब अकेले हैं, सब अकेले हैं। अगर सब इतने अकेले हैं तो तुम जाओ ना और अच्छाइयां बांटो, प्यार बांटो। क्यों सबको पराया बनाकर बैठे हुए हो? सड़क पर जितने आदमी चल रहे हैं, जाओ देखो, वहां पर वो ठेले वाला है, वो रिक्शे वाला है, कहीं भी चले जाओ। मैं सिर्फ गरीबों की बात नहीं कर रहा, अमीरों में भी यही हालत है, भीतर से सब टूटे हुए हैं। जाओ उनके साथ अच्छाइयां करो, जाओ अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो कि तुम सूरज जैसे हो जाओ, सबको प्रकाशित करो। कैसा अकेलापन, कैसा अकेलापन? अभी यहां पर हम 4 जने मौजूद हैं, 2 सामने बैठे हैं, 2 उधर कैमरों के पीछे बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि खून का रिश्ता यहां कहीं पर है। यहां अकेलापन किसको लग रहा है? यहां अकेलापन किसको लग रहा है? दुनिया में सबसे अकेला वो होता है जो 2-4 लोगों को अपना घोषित कर देता है, क्योंकि उसने 2-4 को अपना बना के पूरी दुनिया को पराया बना दिया। संत कबीर थे, उनसे पूछा गया कि आपने परिवार क्यों नहीं करा? तो उन्होंने पूरा एक भजन ही सुना दिया जिसकी शुरुआत होती है, हम सम कौन बड़ा परिवारी। बोलते क्या बता रहे हो कि हमने परिवार नहीं किया? हमसे बड़ा तो परिवार किसी का है ही नहीं, है पूरी दुनिया मेरा परिवार है। कैसा अकेलापन? तुम्हें अकेलापन हो सकता है क्योंकि तुम्हारे तो 2-4 लोग हैं, मेरी तो पूरी दुनिया है, मुझे कैसा अकेलापन? और पूरी दुनिया मेरी इस तरह नहीं है कि मुझे पूरी दुनिया को लूटना है, खसोटना है, ये दुनिया से मेरी कोई उम्मीदें हैं। मैं इस पूरी दुनिया को देने के लिए आया हूं, और जिस किसी को भी तुम कुछ अच्छा दोगे वो स्वीकार करेगा, तुम्हें धन्यवाद देगा। नहीं भी धन्यवाद देगा तो भी तुम्हें अपने मन में तो पता होगा ना तुमने उसके लिए कुछ अच्छा करा। कैसा अकेलापन? तो फिर ये जो अकेलापन कह करके जो रिश्ते बन जाते हैं, क्या वो बाद में और ज्यादा गहरा अकेलापन में बदल जाता है क्या? देखिए, अगर आप भीतर से ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो अकेले तो आप रहेंगे, लोनली। चाहे आप अपने चारों ओर 10 लोगों की भीड़ ही क्यों न जमा कर लो, आप तब भी अकेले रहोगे। अकेलापन इसलिए नहीं है कि शादी नहीं हुई, अकेलापन इसलिए नहीं है कि अब संयुक्त परिवार नहीं होते, अकेलापन इसलिए है क्योंकि आपके भीतर जरा सा भी बोध नहीं है, जिसको हम कह सकते हैं आध्यात्मिक समझदारी, वो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसलिए अकेले हो,
और वो अकेलापन, फिर कह रहा हूं, न शादी करके चला जाएगा, न दोस्तों का झुंड इकट्ठा करके चला जाएगा, न किसी पार्टी किसी महफिल में जाने से चला जाएगा, न बाजारों में घूमने से चला जाएगा। वो अकेलापन एक अंदरूनी बात होती है। आप घेर लो अपने आप को दुनिया भर की भीड़ से, तो भी आप अकेले रहोगे। तो अकेलापन बिल्कुल है इस दुनिया में, बहुत बहुत ज्यादा है। हर आदमी अकेला है, लेकिन वो अकेलापन इस वजह से नहीं है कि शादी करी कि नहीं करी, कि बच्चे करे कि नहीं करे, कि बूढ़े हो गए हैं अब कोई साथ नहीं है। अकेलापन इन वजहों से नहीं है। अकेलेपन की वजह दूसरी है और अंदरूनी है, और वो अकेलापन और ज्यादा खलता है, कचोटता है, जिसमें आसपास पूरी एक महफिल जमा होती है और आप तब भी अकेले होते हो, तन्हा होते हो। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। उससे तो घातक अकेलापन दूसरा नहीं होता। वो अकेलापन सिर्फ एक तरीके से हट सकता है, सिर्फ एक तरीके से। तुम्हें समझना पड़ेगा कि अकेलापन चीज क्या है। जो समझ गया कि अकेलापन चीज क्या है, वो अब अकेला नहीं रह जाता। तो ऐसे समझिए कि अगर हमने कहा कि जो समझ गया कि अकेलापन क्या है, वो अकेला नहीं रह जाता, तो मतलब न समझना ही अकेलापन है। स्वयं को न समझना ही अकेलापन है। अहंकार पैदा ही अकेला होता है। छोटा बच्चा पैदा होता है ना, उसका पहला भाव यही होता है, मैं अकेला हूं। तुरंत ऐसे ऐसे हाथ पांव चलाएगा। अभी पैदा हुआ है, वो भी तलाशता है कि कोई मुझे मिल जाए। अज्ञान पैदा होता है। ये जो अंदरूनी अज्ञान है ना, स्वयं को न जानना, यही अकेलापन है। और ये अकेलापन शादी ब्याह करने से नहीं मिट जाएगा। आप सॉलिट्यूड की बात कर रहे हैं क्या? अकेलेपन के मिटने की या अकेलेपन की? किसकी? नहीं, एक तो है लोनलीनेस, और दूसरा इसका जो अच्छा पक्ष माना जाता है कि है भाई हम सॉलिट्यूड, कैवल्य कहते हैं उसको। हाँ। कैवल्य, अहमे वही केवलम, जहां पर अपने और पराये का भेद इतना मिटा दिया है कि मैं कह रहा हूं कि एक ही है। तो पराया किसको मानूं जब कोई पराया नहीं, तो मैं अकेला नहीं। उसको आप सॉलिट्यूड बोल सकते हो, पर सॉलिट्यूड ज्यादा फिजिकल द्योतक होता है। उसको अलोननेस बोला जाता है आध्यात्मिक भाषावली में, अलोननेस। एक जो और भी ज्यादा गंभीर बात इससे कही जाती है कि क्या मैरिजेस जो हैं खास तौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है, समय से एडजस्ट करने को बोला जा रहा है, पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, कि जो ग्रोथ है हमारी और जो फ्रीडम है ये इसका विरोधाभासी है। शादी हमारी ग्रोथ और हमारी स्वतंत्रता का हनन करती है। इसका क्या सत्य आपको नजर आता है? देखिए, शादी मूलतः संगति की बात होती है। आपसे कह दिया गया है कि अब आप किसी की अनिवार्य संगति करोगे उम्र भर। ठीक है ना, यही है ना शादी। अब आप किसी व्यक्ति की अनिवार्य संगति करोगे उम्र भर, इसे कहते हैं शादी। तो हम संगति की बात कर लेते हैं। आपने ग्रोथ और फ्रीडम की बात करी। संगति अगर अच्छी है तो वो फ्रीडम में सहायक होगी। संगति अगर अच्छी है तो उससे ग्रोथ मिलेगी, भीतरी बाहरी हर तरह की मिलेगी। और वही संगति अगर कुसंगति है तो वो आपकी फ्रीडम छीनेगी, आपके पर काटेगी, और आपको विकसित भी नहीं होने देगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो बात तो सारी इसकी है कि आपने किसको चुन लिया है संगति के लिए। ये कौन है जिसके साथ रिश्ता बना रहे हो, चाहे वो शादी का रिश्ता हो, चाहे कोई और रिश्ता हो, चाहे दोस्ती यारी का भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो। किसकी संगति में पढ़ने जा रहे हो? अब यहां से बात मजेदार शुरू होती है, क्योंकि आप किसके साथ रिश्ता करने जा रहे हो ये तो आपने ही चुना है। सही बात। और चुनना आपको किसी ऐसे को है जो इतना समझदार हो कि आपको भी उठा दे। आप इतने अच्छे को चुनोगे कैसे अगर आपको चुनने की तमीज ही नहीं है तो? और चुनने की तमीज हमें सिखाई नहीं जाती। हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रश्न करना, बार बार प्रयोग करना, ये सब कहीं शामिल ही नहीं है। हमें तो अंधानुकरण सिखाया जाता है, धर्म में भी, शिक्षा में भी, परिवार में भी, संस्कार में भी। ये बात है, ऐसी है, चुपचाप मानो, पूछना मत। कोई पूछे ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे, आपने मुझे ये कहानी बताई, ऐसा हुआ, फिर ऐसा होता है, स्वर्ग में ये है वो है, मैं सवाल करना चाहता हूं, वो आप सवाल उसे करने नहीं दोगे। और बिना सवाल किए कोई समझदार बन नहीं सकता। और जब वो समझदार बनेगा नहीं
तो अपने लिए कोई घटिया आदमी ही चुनेगा संगति के लिए, और जब घटिया आदमी चुन लोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो अगर मान लीजिए कि इस चर्चा को हमारी कोई ऐसे पेरेंट्स सुन रहे हों जो कि डिसीजन मेकिंग है, जो कि हिंदुस्तान में है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि भाई यहाँ ज्यादातर शादी विवाह जैसे फैसले हैं जो माता पिता ही लेते हैं। ये अब देखिए, उनको- अगर हम अब इसको, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर कुछ बचा ही नहीं आगे बात करने को। माँ बाप पहले पूरी ईमानदारी से कहते हैं बच्चों के लिए प्रेम है, इसी प्रेम के नाते थोड़ी ईमानदारी दिखा दें माँ बाप और बताते हैं कि माँ बाप खुद कितने समझदार हैं। ये कोई नहीं मानेगा। नहीं मानना है अगर, तो फिर तो जब आप अपने बच्चों को भी लेकर बेईमानी कर रहे हो तो फिर इसका मतलब आप अपने बच्चों से ही प्यार नहीं करते ना। आपने कहा कि भारत है, यहाँ हमें मानना ही पड़ेगा कि माँ बाप अपने बच्चों के जिंदगी का फैसला लेते हैं। मैं तो बस एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, माँ बाप खुद कितने समझदार हैं? और अगर मुझे ये इतनी भी भीतर सत्यनिष्ठा नहीं है, बेबाकी नहीं है, ईमानदारी नहीं है कि मैं मान सकूं कि मैं भले ही अब 50 साल का हो गया हूं, मैं बाप हूं या मैं मां हूं, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी बर्बादी गुजरी है क्योंकि मुझे कभी सही से फैसले लेना आया ही नहीं। अगर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं तो फिर मैं अपने बच्चों का भी शोषण ही करूंगा, अत्याचार ही करूंगा, इमोशनल लेवल पर भी होगा, हर तरीके से करूंगा। मैंने अपने को ही बर्बाद कर दिया तो दूसरे को कैसे नहीं करूंगा? अगर मैं किसी का भला कर सकता तो सबसे पहले अपना भला करा होता ना। जब मैं अपने ही भला नहीं कर पाया तो अपने बच्चों को क्या भला करूंगा? मैंने खुद जिंदगी में कैसे कैसे निर्णय लिए हैं, और मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं तुम्हारी जिंदगी के निर्णय मैं लूंगा। पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि अभिभावक होने के नाते हाथ जोड़ के बच्चों से कहना चाहिए, हमने तुम्हें पैदा कर दिया, तुम कैसे पैदा हो गए हमको मालूम नहीं, पर जैसे भी हो गए तुम पैदा, हम तुमको एक बात बता देते हैं, कम से कम वो गलतियां मत करना जो हमने करी हैं। हम तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकते, पर हमारी जिंदगी का उदाहरण ले लो तुम, कि जो जो हमने करा है वो मत करना बस तुम। लेकिन उल्टा चलता है, इतने अहंकारी होते हैं माँ बाप भी, कहते हैं हमने जो जो गलतियां करी हैं बेटा अब तुम उनको दोहराओ। ये प्यार है? आप कहते हो आपको अपने बच्चों से प्यार है, आपको बच्चों से प्यार होता है तो आप अपने बच्चों को आजादी देते। आप कहते हैं कि छोड़ो मेरा अहंकार एक तरफ, मेरी इज्जत करने की जरूरत नहीं है, मेरे पद चिन्हों पर चलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कर लो मेरे पद चिन्हों पर मत चलना क्योंकि मैं बहुत बुरी राह चला हूं। लेकिन 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 इतना साहस कि हम अपनी हार भरी जिंदगी और घाव भरी जिंदगी को बिल्कुल दो टूक स्वीकार कर पाए, इतना साहस हम में होता नहीं, इतना प्रेम भी नहीं होता। तो हम अपने बच्चों के सामने भी बिल्कुल फन्ने खा बन के खड़े हो जाते हैं कि देखा मैं ना दुनिया का सबसे सफल आदमी हूं और मैं दुनिया का सबसे होशियार आदमी हूं, मेरी राह पर चलो, मेरी राह पर। तो यहाँ से तो फिर वो बात ही खत्म हो गई। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करवाना होगा, लेकिन इसमें बच्चों का कहाँ से रोल आएगा भाई? पिस तो इसमें बच्चे रहे हैं, हम देख रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें अपने परिवार की ही बात करें तो हमारे परिवार में जो बड़े बुजुर्गों ने शादियां करवाई, अगर मान लीजिए सैंपल साइज 10 का था तो उसमें मान लीजिए 6 सफल हो गई होंगी और 4 असफल हो गई, या 8 सफल हो गई होंगी, 2 असफल हुई हैं। सफल असफल का मानक क्या है? मानक यही मान लेते हैं कि चल रहा है। मानक ये तो तो- हमने बहुत नीचा रख ये दिया तो आपने 10% पर पासिंग मार्क्स रख दिए। कि मतलब 100 में से 10 नंबर आ गए तो उसको भी पास मानेंगे। कि चलो डक ओढ़ करके भी मैंने कहा कि रख देते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि 2 ऐसी हैं जो मतलब टिक भी नहीं पाई, उनमें बड़े द्वेष हुए, बड़े अहंकारों में वो रिश्ते खराब हो गए, इस स्थिति तक पहुंच गए जिनको समाज भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा। उसके बावजूद वही लोग फैसले ले रहे हैं, उसके बावजूद वही लोग क्लेम कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम जो कह रहे तो हैं। मुझे उनसे कम समस्या है जो ये खुद फैसले ले रहे हैं। भाई हर आदमी को हक है खुद भी बर्बाद होने का और अहंकार के नाते अपने आप को दूसरों पर थोपने का भी। हर आदमी को ये हक है, कर सकता है। मेरी जिंदगी है, मैं उसे करूंगा बर्बाद, और यही नहीं मैं खुद को आदर्श की तरह प्रस्तुत करूंगा। आप कर सकते हैं ये। मुझे समस्या उनसे है जो ऐसी बातों को माने ले रहे हैं। एक निहायत ही असफल आदमी और नासमझ आदमी आप पर चढ़ा आ रहा है आपकी जिंदगी के फैसले लेने के लिए। मुझे समस्या उनसे है जो चढ़ने दे रहे हैं। वो चढ़ रहा है तो चढ़ रहा है, उसका हक है चढ़ने का,
पर तुम्हारा भी हक है उसे न चढ़ने देने का, तुम क्यों उसे चढ़ने दे रहे हो? अरे छोटी मोटी बातों में दूसरों का मन रख लिया जाता है, छोटी बात, ठीक है। आप एक शर्ट पहन रहे हो, किसी ने कहा ये मत पहनो, तुम दूसरी पहन लो, आप कहेंगे शर्ट ही तो है, लाओ दूसरी पहन ले, कोई बात नहीं है ना। कई बार आदमी ये भी कर लेता है, किसी ने कहा कि नहीं देखो हमारी खातिर दाढ़ी हटा दो, आप कहोगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, दाढ़ी है फिर उगाएगी, हटा दी, है ना। ये छोटी बातें हैं जिंदगी की। आप एक जगह घूमने आना चाहते थे, आपके किसी दोस्त यार ने या पति पत्नी ने बोल दिया नहीं यहाँ घूमने चलते हैं, आपने कहा चलो कोई बात नहीं है यहाँ चले। छोटी बातों में दूसरों का मन रखा जा सकता है, पर संगति, वो भी जीवन भर की लगभग अनिवार्य संगति, जिसको या तो फिर मौत तोड़ सकती है या तलाक तोड़ सकता है, इतनी अनिवार्य संगति। इतनी अनिवार्य संगति का फैसला आप किसी और को लेने दे रहे हो, तो मुझे आपसे कोई सहानुभूति नहीं है। आप कोई लायक आदमी ही नहीं हो, आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है कि कोई और चढ़कर आपके ऊपर आपकी जबरदस्ती शादी कराए दे रहा है। कैसे अपने आप को जवान बोल रहे हो भाई? ये कितना ज्यादा निजी फैसला होता है। इससे ज्यादा निजी कुछ हो सकता है? विवाह से ज्यादा निजी कोई बात हो सकती है? वो आपके लिए कोई और तय कर रहा है, आप आदमी कैसे हो? और मैं बदतमीजी करने को नहीं कह रहा, मैं बस दृढ़ रहने को कह रहा हूं। मैं उपद्रव करने को नहीं कह रहा। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल उद्दंड होके घर में उत्पात करना शुरू कर दो और माँ बाप को गाली गलौज शुरू कर दो, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो कहां खींचनी है इंसान को पता होना चाहिए। स्टैंड तो लो कम से कम। नहीं तो जवान क्यों बोल रहे हो अपने आप को? बोलो कि अभी भी मैं दुधमुहा बच्चा हूं। और माँ बाप से भी पूछो कि आपने एक जवान और काबिल बेटा या बेटी पैदा करा है ना, तो अगर आपने मुझे अब काबिल बना दिया है तो मुझे छोड़ो ना फिर। और अगर आप अभी भी मेरी जिंदगी के फैसले ले रहे हो तो इसका मतलब आप मुझे काबिल नहीं बना पाए हो। और अगर आप इस काबिल नहीं थे कि मुझे काबिल बना पाओ, तो फिर आप अपनी किस काबिलियत के दम पर अब मेरे और फैसले ले रहे हो? माँ बाप की काबिलियत तो इसी में होती है कि वो बच्चों को इतना काबिल बना दें कि बच्चे अपने फैसले फिर खुद ले पाएं। यही है ना माँ बाप की काबिलियत। ये कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के फैसले तब भी ले रहे हैं जब बच्चा 30 साल का हो गया है, अभी भी उसको बच्चा बोल रहे हैं, वो उनका चिंटू है, नीटू है, कह रहे हैं मेरा चिंटू छोटू है। ये क्या है? तुमने क्या फिर उसकी परवरिश करी है? एक फिल्म आई है अभी, सैयारा, नाम सुना क्या आपने? अभी तो सवाल भी किसी ने पूछा था तो मैंने जवाब भी दे दिया। तो उसको लेकर के बड़ा बातचीत हो रही है, लोग जा रहे हैं, खास तौर से 15 से 23-24 साल के उम्र के लोग हैं, वो जाकर के मार थिएटर में आंसू बहा रहे हैं। तो जब मैं तैयार कर रहा था तो मेरे जहन में आया कि ये तो हो सकता है इमोशन से उपजे हुए भाई आंसू हों, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि जो सिनेमा है या जो इस तरीके की फिल्में हैं जिनको देख करके एक बहुत बड़ा वर्ग है जो प्रभावित हो रहा है, क्या सिनेमा में दिखाया गया जो आइडियलाइज्ड प्रेम है या प्रेम की जो व्याख्या है जो आपने बताया उस प्रेम से ऑब्वियसली बहुत इतर है, लेकिन क्या उसकी वजह से बहुत भ्रम उत्पन्न हो रहा है? क्या वो तो होता ही है, वो तो होता ही है। देखिए, आप जब भी अपने आप को जिंदगी में सही चुनौतियां नहीं दोगे तो आपकी ऊर्जा जो है ना, वो सब जानवर वाले कामों की ओर ही भागेगी। क्योंकि आप जवान हो तो ऊर्जा तो है अब आपके पास, जवानी तो स्वर्ण काल होती है जीवन का। एक मानसिक परिपक्वता भी आ गई है कम से कम एक स्तर की, और शरीर भी बली है। और भाव भी लगातार यही उठता रहता है कि कुछ करें पड़े ना रहे। तो या तो अपने लिए कोई सार्थक चुनौती तय कर लो कि ये काम है जिंदगी में करके दिखाना है, और अगर कोई सार्थक काम नहीं लाओगे, किसी अच्छे ऊंचे लक्ष्य के पीछे नहीं पड़ोगे, तो फिर किसी लड़के या लड़की के पीछे पड़ोगे। आप अगर बिल्कुल खोए हुए हैं हसीन अफसानों में, तो इससे यही पता चलता है कि आपकी जिंदगी बड़ी बेरौनक है, बड़ी सूनी है, कुछ और था नहीं।
तो आपने अपनी जिंदगी को किसी के सपनों से भर लिया, बहुत खाली जिंदगी थी। और अगर इतने आप खाली आदमी हो तो आपने अपने लिए जिसको चुना होगा वो आदमी भी ठीक नहीं होगा। मैं यौनाकर्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई लड़का कभी किसी लड़की से रिश्ता ना बनाए, लड़की लड़के से रिश्ता ना बनाए, ये नहीं कह रहा हूं मैं। आप पुरुष पैदा हुए हो, शरीर है वो अनिवार्यतः स्त्री की ओर जाएगा, ठीक है। उससे बहुत लड़ने भिड़ने से कोई लाभ है नहीं, कुछ नहीं है। और आप बहुत ज्यादा ये करोगे कि नहीं नहीं नहीं, स्त्री पाप होती है, स्त्री नरक का द्वार होती है, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं स्त्री को छूऊंगा नहीं, तो आपके भीतर ही एक अंदरूनी कलह शुरू हो जाएगी, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा अंदर छाती में। आप अपने ही खिलाफ एकदम पाओगे कि युद्धरत हो गए हो। आपका ही एक हिस्सा है जो भाग रहा है विपरीत लिंगी की ओर, और आपका दूसरा हिस्सा कह रहा है नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं करना है। तो वो सब फिजूल बात होती है, वो नहीं है। एक अति ये होती है कि मैं जवान हो गया हूं तो कुछ काम नहीं बचा है, बस यही काम बचा है, कि वहां आशिक और हसीना का खेल खेल रहा हूं, एक वो अति होती है। और एक दूसरी अति होती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो धार्मिक आदमी हूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, महिला सामने आती है तो मैं ऐसे कर लेता हूं, बोलता हूं सब मेरी बहनें हैं, माएँ हैं, मुझे तो कोई लेना देना नहीं। ये दो अतियां होती हैं और ये दोनों ही अतियां मूर्खता की होती हैं। आप प्रकृति से नहीं लड़ सकते, वो सबकी माँ है, वो बड़ी माँ है। सही बात। नवरात्रि आती है, आप जब देवी का उत्सव मनाते हो तो प्रकृति ही देवी है। आप देवी का ग्रंथ पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती, तो वह साफ है, बहुत साफ है। यही सब कुछ जो है, जिसमें हम भी शामिल हैं, यही देवी है। ये सब कुछ जो है यही देवी है। तो वो बड़ी माँ है, उनसे नहीं लड़ा जा सकता। उसने आपको पैदा करा है एक लिंग में और उसने पैदा करा है किसी महिला को दूसरे लिंग में, तो आप लड़ नहीं सकते कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ। तो ठीक है, अच्छी बात है, आप पुरुष हो, आपका महिला की ओर आकर्षण है, अच्छी बात है। किस महिला की तरफ, ये सवाल है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्यार होगा कि नहीं। चलो जवान हुए हो, प्यार होगा, अच्छी बात है, किससे और क्यों, ये है सवाल। बात समझ रहे हैं? अगर प्यार करना एकदम गुनाह होता तो ये सब जो इतने पाखंडी घूम रहे हैं ये बन के कि नहीं नहीं हम तो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, यही बड़ी ऊंची चीज हो जाते। ये ऊंची चीज नहीं है। प्रेम कहीं से गुनाह नहीं हो गया, प्रेम बहुत ऊंची बात होता है, लेकिन ये जो जानवरों वाला प्रेम होता है ये थोड़ी ऊंची बात होता है। और मैं परमात्मा वाले प्रेम की भी बात नहीं कर रहा, वो और आगे की बात है, पारमार्थिक। मैं अभी इसी दुनिया के, इसी व्यवहारिक जगत के लड़का लड़की के प्रेम की बात कर रहा हूं। वो होगा और उसमें कोई अपराध नहीं हो गया, लेकिन कौन सा लड़का चुन रहे हो, कौन सी लड़की चुन रहे हो, क्यों उसकी ओर जा रहे हो, ये प्रश्न तो पूछोगे ना। या बस बेहोशी में बिल्कुल बहते चले जाओगे। हार्मोन्स का दरिया है और डूब के जाना है, यही तो है। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था कुछ वक्त पहले, जिसमें एक मैट्रिमोनी ऐप है, वो चलाते हैं, तो वो डेटा एक प्रेजेंट कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने जो बात बताई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। दो बातें इंटरेस्टिंग लगी। एक तो उन्होंने बताया कि जब कोई लड़का किसी लड़की की प्रोफाइल में जाता है तो उसमें सबसे पहले वो क्या देखता है, पहला क्लिक तो पता चलता है कि वो प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करता है। ठीक, जब कोई लड़की किसी लड़के की प्रोफाइल की तरफ जाती है तो सबसे पहले वो क्या क्लिक करती है कि वो कितना कमाता है। ये उनका डेटा है ना, और नाम नहीं लेता है। एक तो ये डेटा आता है। दूसरा डेटा ये आता है कि उन लड़कों की शादी होने में बहुत ज्यादा समस्या हो रही है जिनका 1 करोड़ से कम का पैकेज है। ये डेटा दोनों वो बताते हैं। अब इसके बाद समझ आता है कि जो शादी है वो तो हमारे सामने एक ऐसा लग रहा है जैसे म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई आप कितना कमाते हो, कौन सी जात बिरादरी से हो आप, फिर आप कैसे दिखते हो, और ये सब कुछ है जिसपे हम म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसमें हम एक अग्रीमेंट कर ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भाई
मजा नहीं आ रहा। तो ये जो म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस का अग्रीमेंट हो गया है, क्या ये है जो सब तबाही का कारण मेजर बनता चला जा रहा है? आपकी नहीं हुई ना शादी? हमारी नहीं हुई। आपका तो करोड़ वाला पैकेज भी नहीं होगा। नहीं है। देखिए मैंने बताया नहीं, लेकिन आप खुद समझ गए। आपको कैसा लगेगा, आपकी ओर कोई आ रहा है और उसकी नजर आपकी जेब पर है, आप उसे जेब कतरा ही तो बोलोगे। तो कोई लड़की ब्याह के लिए आपकी ओर आ रही है और आपकी जेब पर नजर रख रही है, तो आप उसे जेब कतरी के अलावा कुछ और बोल सकते हो क्या? बता दीजिएगा। हाँ, अब हार्मोन बिल्कुल उबलते हैं, उस वक्त लगता है कि प्यार हो गया, पर सब कुछ तो जेब देख कर हुआ है। इसी तरह एक लड़का किसी लड़की की ओर जा रहा है शादी के लिए, शादी हटाइए, एक लड़का एक लड़की की ओर जा रहा है और उसकी जो नजर है उसके चेहरे के आकर्षण पर और यौनांगों की सुंदरता पर है। आप इसको बहुत साधारण जमीनी भाषा में क्या बोलोगे? वहां पर कोई लड़की खड़ी हुई है और आप लड़के को तपाएंगे, उसको घूर रहा है, और घूर भी क्या रहा है, उसके जिस्म को घूर रहा है, और विशेषकर जो उसके सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनको घूर रहा है, तो आप इसको क्या बोलते हो? आप बोलते हो गंदी नजर। और थोड़ा और अगर आप क्रोध में आओ तो कहोगे बलात्कारी की हौसी नजर है, यही बोलोगे ना? हाँ। और आप इस नजर से इसको देख रहे हो, आप उसे विवाह का प्रस्ताव दो, तो उसको ये क्यों नहीं कहना चाहिए कि बलात्कारी ही तो है? लड़की आपकी ओर आ रही है, आपकी जेब देखकर वो जेब कतरी, आप लड़की की ओर जा रहे हो, उसका जिस्म देखकर आप बलात्कारी। तो ये जो जेब कतरी है और जो बलात्कारी है, इनका आपस में हो गया ब्याह। अब उस ब्याह में क्या फूल खिलेंगे? वो तो बताते हैं कि यही सबसे ज्यादा देखा जाता है। हाँ, तो ये तो कारोबार है ना, कि तू मुझे अपना जिस्म दे दे, मैं तुझे पैसा देता चलूंगा। बड़ा गंदा कारोबार है। और फिर हम कहते हैं कि देखो इतनी अच्छी तो हमारे यहाँ शादियां होती हैं, भारत में सबसे कम तलाक होते हैं, ये तो चल रहा है। और ये डेटा है, डेटा आपने दिया, मैंने नहीं दिया। डेटा है। लोग मुझे बहुत Proper नाराज data। होते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ इतना पवित्र संस्कार है विवाह का, और ये कहता है नहीं विवाह में गड़बड़ है। ये डेटा है। मैं तो डेटा आपने दिया, उस डेटा पे बता रहा हूँ मैं। मतलब ये वैसे तो हमें समझ आता है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी कि यही होता होगा, लेकिन जब उन्होंने इसको बताया कि हाँ ये 10 में से 9 केस में ये होता है कि आदमी आता है सबसे पहले प्रोफाइल वो पिक्चर। 10वें में डेटा ठीक नहीं होगा। 10वें में भी यही होता है। डेटा की त्रुटि है। वो 10वां जो है डेटा की। आपने तलाक का जिक्र किया, आपने ये भी बोल रखा है, शायद पहले कभी किसी लेक्चर में ही बोला है कि ब्रेकअप्स जो हैं वो दे आर अ मिरर नॉट अ वाउंड, है ना? लेकिन और साहिर साहब भी बोल गए हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। लेकिन हमारे समाज में एक तो तलाक को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज नहीं किया जाता है कि आप मान लीजिए संबंध में आ भी गए, फिर अलग हो सकते हैं, ठीक है भाई अलग हो गए हम। दूसरा, हमारे सामने फिर बेंगलोर जैसी भी घटनाएं आती हैं जिसमें आजकल एक ये भी पुरुषों की तरफ से सवाल उठाया जाने लगा, खास तौर से कि वो एक वीडियो बेंगलोर से आता है जिसमें कि वो एक व्यक्ति बताता है आकर के कि भाई मेरे से इतना ज़्यादा एलिमनी मांगी जा रही है, पहले वो 1 करोड़ में सेटल होना था, अब 3 करोड़ मांगे जा रहे हैं, फिर वो अंततः सुसाइड कर लेते हैं। एक वीडियो 1 घंटे का जारी करते हैं वो, जिसमें वो बताते हैं सारी डिटेल्स कि मैं जाता हूँ, मैं से कोर्ट में मेरे से पैसे मांगे जाते हैं, 4 जगह पर मुकदमा कर रखा है इनके परिवार ने। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपकी पत्नी आपसे अब इतनी सारी एलिमनी मान रही है, और जैसे पुरुषों में हिंसक पुरुष हो सकते हैं, वैसे ही महिलाओं में भी हिंसक बिल्कुल राक्षसनियां हो सकती हैं। बिल्कुल क्यों नहीं होंगी, वो भी इंसान है। और वहां भी एकदम गिरी हुई महिलाएं भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, ठीक माना। पर आप ये तो बताओ, आपने क्या देख करके गांठ बांधी थी? आप ये तो बताओ। आप कहते हो कि शादी के 20 दिन हुए और 20 दिन के अंदर इसने मुझ पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, 20 दिन के अंदर इसने मुझ पर गोली चला दी। हाँ ठीक है भाई, बहुत बुरा हुआ आपके साथ, हमारी संवेदना आपके साथ है,
लेकिन आप ये बताएंगे कि आपने शादी क्या सूंघ करके करी थी? इसका कोई जवाब नहीं है। और आज आपकी पत्नी आपसे एलिमनी मांग रही है तो आप बिल्कुल मासूम बनकर खड़े हो गए। मैं ये किस्सा वैसे जानता नहीं हूं, जितना आपने बताया उतना ही पता है। आज आप बिल्कुल निरीह बनकर खड़े हो गए हो, शोषित बनकर खड़े हो गए हो, देखो मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। आज अचानक आपकी शादी के 5 या 10 साल बाद आंखें खुल गई कि देखो मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। लगातार इन 5 सालों के दरमियान आप सो रहे थे क्या? तब आपको नहीं दिख रहा था कि आप अपने घर में क्या ले आए हो? जब कोई बोले कि मेरा पति या मेरी पत्नी मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले उनसे पूछूंगा, शादी किसने करी थी? क्यों करी? इतने सालों तक उसके साथ रहते थे, खाते थे और रात में सोते थे तुम उसके साथ, कैसे कैसे कर लेते थे? वो एलिमनी इतना अगर मांग रही है तो संभावना यही है कि वो कमाती नहीं होगी। हाँ, मतलब बोला ही। एलिमनी तो तभी है जब पत्नी ना कमाती हो। अगर पत्नी बराबर का कमा रही है तो एलिमनी की कोई बात नहीं होती है। क्यों लाए थे ऐसी पत्नी जो न कमाती हो? तब क्या सोच के लाए थे? तब तो ये रहता है कि नहीं कमाएगी तो बढ़िया दुधारू हाउसवाइफ बनेगी, घर में रहेगी, बंध के रहेगी, अच्छा है। न जाने कितने 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 पुरुष हैं जो जानबूझ करके कमाऊ लड़कियों से बचते हैं विवाह के लिए। कहते हैं अगर कमाएगी तो इसके पंख लग जाएंगे। तो पत्नी तो तुम्हें वो चाहिए जो न कमाती हो। अब अगर वो कमाएगी नहीं तो फिर एलिमनी भी देनी पड़ेगी। अब क्यों रो रहे हो? तब तो तुम चाहते हो कि घर में जैसे गाय को खूंटे में बांध कर रखा जाता है ऐसी पत्नी लाओ, बाहर ना निकलती हो। डर लगता है लोगों को, इतना अपने पौरुष पर उनको शक होता है। कहते हैं ऑफिस जाएगी कहीं पर पुरुषों से नैन मटक्का न करना शुरू कर दे। तब तो आप बहुत प्रेफर करते हो, नहीं नहीं सीधी सादी घरेलू हाउसवाइफ चाहिए। तो अब दो ना एलिमनी। लॉ ये नहीं बोलता कि संबंध विच्छेद हुआ है तो आपको अपनी पत्नी को पैसा देना ही पड़ेगा। लॉ न्यूट्रल है। लॉ कहता है कि अगर आप नहीं कमाते तो आपकी पत्नी आपको पैसा देगी। लॉ कहता है कि जितना भी कमाया जाता था दोनों के द्वारा, वो दोनों की कुल साझी आय मानी जाएगी। ठीक है? तो उसी हिसाब से अगर संबंध विच्छेद हो गया तो आप उसको पैसा दे दीजिए। अगर पत्नी कमाती हो, पति ना कमाता हो, तो पत्नी को देना पड़ेगा पति को। लेकिन वैसा केस ही नहीं आएगा। लेकिन वैसा केस होगा ही नहीं, समझ रहे ना? और ये भी सवाल मैं ज्यादा तलखी के साथ पुरुषों से पूछूंगा, क्योंकि चुनने का हक तो ज्यादा पुरुष के पास होता है। लड़की तो आज भी हमारे देश में बेचारी ही अबला है, तो उसको तो कई बार चुनने का हक मिलता भी नहीं। तो अगर वो कहे कि मुझे मेरा पति मार रहा है, तो फिर भी थोड़ी सहानुभूति हो सकती है, क्योंकि पति मार रहा है, पति उसने खुद चुना नहीं, बाप ने आकर बांध दिया, ऐसी संभावना हो सकती है। लेकिन अगर आप पुरुष हो, आप रो रहे हो कि मेरी पत्नी मुझ पर अत्याचार करती है, तो मैं सबसे पहले आपको पकड़ूंगा। तुमने उससे शादी करी क्यों? तब तो तुमको सेक्सी लग रही थी, तब तुमको वो होमली लग रही थी, तब तुमको बड़ा अच्छा लग रहा था, रोमांटिक तुम्हारे खूब ख्यालात थे, इंद्रधनुषी तुमने सपने सजा रखे थे, मूर्खता के बिल्कुल। तब तुम इस चीज को उठा लाए अपने घर बिना उसे जांचे परखे, क्योंकि तुम में क्षमता ही नहीं जांचने परखने की। क्षमता होती तो पहले तुमने स्वयं को जांच परख लिया होता। तो तुम एक फिजूल चीज से रिश्ता जोड़ लेते हो, और अब वो तुम्हारा खून पी रही है तो तुम रो रहे हो। तो गलती किसकी? गलती किसकी? पुरुष की। अरे आपको अभी जिंदगी में कोई फैसला लेना आया नहीं है। क्यों नहीं आप विनम्रता से यह स्वीकार कर लेते? आप अभी 23, 25, 28 के हो, जितने के भी हो साहब। आखिरी बात यह है कि अभी आप भीतर से बड़े कच्चे हो, और ज्यादा गलती इसमें आपकी ही है। आप इतने कच्चे हो भीतर से, आपको कुछ चुनना नहीं आता। सच पूछे तो आपको ठीक से एक जूता खरीदना भी नहीं आता है। और आपने जाके अपने लिए एक पत्नी चुन ली या पति चुन लिया, और फिर आप रो रहे हो कि मेरे साथ गलत हो गया। तो जिम्मेदार कौन है? तो फिर लोग कहते हैं अब ऐसे तो समझदार बनने में फिर हम 50 साल के हो जाएंगे, तो फिर तो बच्चे नहीं पैदा होंगे। वो तुम जानो, तुम जानो। तुम्हारी जिंदगी है कि तुम्हारी गाड़ी इतनी धीरे धीरे चल रही है कि 50 साल में तुमको अकल आएगी, तो अभी तुम जानो। लेकिन यह पक्का है कि बेहोशी में रिश्ता बनाओगे तो बहुत दुख पाओगे,
बहुत दुख। नरक और कुछ नहीं होता। निरालंब उपनिषद है श्रुति में, वेदांत में, वहां पर ऋषि से प्रश्न करा जाता है नरक क्या है। तो जो उत्तर है वो सरल करके यही है कि गलत संगति ही नरक है। वो मूर्ख जिनको दुनियादारी के अलावा कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे दुनिया में रचे पचे लोगों की संगति ही नरक है। तो ज्यादातर फिर हम जिसको कहते हैं शादी ब्याह करके गृहस्थी बना के अपने लिए एक साथी पकड़ लेना, वो तुम्हारा साथी ही नरक है। जरूरी नहीं है कि वो नरक हो, स्वर्ग भी हो सकता था, क्योंकि उसी उपनिषद में जो तुमको आजादी दे, मजबूती दे, ताकत दे, प्रकाश दे, उसकी संगति को स्वर्ग कहा गया है। पर वैसे किसी को तुम चुनोगे ही नहीं, तो तुम खुद अपने लिए फिर नरक निर्मित करते हो, क्योंकि उस तरह का स्तर ही नहीं है। क्योंकि वो तुम हो ही ऐसे कि नरक ही लाओगे अपनी जिंदगी में। हाँ, वो हसीन नरक हो सकता है, बहुत खूबसूरत नरक, सुगंधित नरक, तितलियों वाला नरक, प्यारा सा ऐसे यहां पर हेयर बैंड लगा हुआ है, वो वाला नरक, टियारा, फूलों वाली गुलाबी स्कर्ट वाला नरक, या मोटे बाइसेप्स वाला नरक, हैंडसम नरक। लेकिन लाओगे तुम नरक ही, क्योंकि तुमने जिंदगी में अपनी वरीयताएं ठीक नहीं रखी हैं। दुनिया को भी नहीं तुम ठीक से जानते और खुद को भी तुम ठीक से नहीं जानते, और निकल पड़े हो बड़े बड़े फैसले लेने। और लालच तुम में कूट कूट के भरा हुआ है, और डर जल्दी जाते हो, और हवस बेलगाम है। और इस स्थिति में तुम कह रहे हो कि अब मैं एक बड़ा फैसला लूंगा और गांठ बांधूंगा। तो अब अगर तुम्हें दुख मिल रहा है कि तुम एलिमनी के लिए कोर्ट में घसीटे जा रहे हो, तो कोई क्या करे? बैक टू बेसिक्स देखो कि कहां से शुरू हुआ था। आप जब ये बोल रहे हैं कि आप लाते ही ऐसे लोगों को हैं जो कि कम पढ़ी लिखी हूं, आपके घर में एक दुधारू गाय की तरह काम करती रहें, जिनके ऊपर आप शासन कर सकें। बीच में कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई और इसी से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो भी पूछ लेता हूं कि एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया तो उन्होंने इम्तिहान पास कर लिया, और पास करने के बाद जब वो सरकारी अधिकारी बन गई तो उन्होंने फिर जिस पति ने उनको पढ़ाया था उसे ही छोड़ दिया। ऐसी एक आधी घटनाएं आई, इसके बाद भी बहुत चर्चा हुई। अब शायद इसलिए हुई होगी कि भाई ये भी बहुत नया था, एहसान फरामोशी। हाँ, कि भाई इसीलिए बोला गया कि अब पढ़ाते ही नहीं है, इसीलिए मेहनत ही नहीं करनी, क्योंकि पढ़ लिख जाएगी तो फिर हमें ही छोड़ देगी। उल्टी बात है, उल्टी बात है। सीधे कहना चाहिए, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, अब मैं पनिया भरन से छूटी। अरे भाई, ये जो व्यक्ति है, अच्छा हुआ तुम्हें छोड़ के चला गया। मैं इस किस्से के मामले के बारे में जानता नहीं हूं ज्यादा, आपने जितना बताया लगभग मुझे इतना ही पता है बस, और नहीं जाता जी। भाई, सीमित सूचना के आधार पर ही कुछ कह रहा हूं। वो व्यक्ति जो ऐसा है, इनकी जो पत्नी महोदया है जो ऐसी हैं, अगर वो इनके साथ रह भी जाती तो इन्हें जीवन में कौन सा आनंद दे देती? तो अच्छा है ना, चली ही गई। इन्हें तो नाज होना चाहिए अपने ऊपर, कुछ देकर भेजा है, तुम्हें कुछ देकर भेजा है। हम देने वाले हैं, तुम लेने वाले हो, हमारा हाथ ऊपर है। हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, अब पढ़ाने लिखाने के बाद तुम हमारी कदर नहीं करते, तुम्हें कहीं जाना है उड़ जाओ। तुम जितना भी ऊंचा उड़ोगे हम तुमसे ऊपर ही होंगे, क्योंकि तुमको उतना ऊंचा उड़ाने वाले हम हैं। अच्छा हुआ, जाने दीजिए। ऐसे को अपने साथ रख के भी क्या करना है? जिससे प्यार नहीं, उससे व्यवहार नहीं, जो आपसे प्रेम नहीं करता उसे अपने घर बांध के भी क्या करोगे? जाने दो ना। बल्कि समझ लो कि जो आपका मूल पाप था उसका प्रायश्चित हो गया। मूल पाप क्या था? कि आपने भी एक गलत साथी चुना था। भले ही आपने उसको बाद में पढ़ाया, बड़ा अच्छा किया, बड़ी सहजता की बात है, आपने पढ़ाया। मैं अभी बस मान रहा हूं कि इन्होंने निष्काम भाव से पढ़ाया है उसको, बाकी और अंदरूनी बात क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन एक गलती तो आपने भी करी थी मौलिक। क्या आप भी कुछ उलझुल व्यक्ति को ही जीवन में लेकर के आए थे?
अब उसके बाद आपने एक अच्छा काम भी करा कि आपने उसको पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया, वो बड़ा अच्छा काम था। तो आपने जो उल्टा पुल्टा करा था उसका आपको दंड मिल रहा है, और आपने जो अच्छा काम करा है आपको उसका पुरस्कार भी मिल रहा है। पुरस्कार ये है कि अब आप एक गरिमा के साथ जी सकते हैं, एक ठसक के साथ जी सकते हैं कि साहब हम कौन हैं, हम देने वाले हैं, हम पढ़ाने वाले हैं, हम अवसर पैदा करने वाले हैं। जो कोई काबिलियत नहीं रखता था हम उसको काबिल बनाने वाले हैं, हम ऐसे हैं। अब जाने दीजिए। लेकिन इससे पुरुषों के वर्ग में जो डिस्कशन हुआ वो ये था कि मत पढ़ाओ, देखो इसीलिए नहीं, मत पढ़ाओ, करना चाहिए। अरे मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ। अगर वो गड़बड़ इंसान है, तुम्हारी पत्नी गड़बड़ इंसान है, तो नहीं भी पढ़ाओगे तो घर में गड़बड़ करेगी, घर में गड़बड़ करेगी। आपने पढ़ा दिया तो वो गड़बड़ जाहिर हो गई है, बस प्रकट हो गई, सामने आ गई कि आपने पढ़ा दिया तो उसको ताकत मिल गई तो वो चली गई। ठीक, आप नहीं पढ़ाओ तो घर में गड़बड़ करती रहेगी दिन रात, पूरी जिंदगी आपका खून पिएगी। गड़बड़ तो गड़बड़ है, और जो आपके निकट है उसकी गड़बड़ और ज्यादा घातक होती है। वो ऐसा नहीं होता फिर कि वो आपका खून ही निकाल दे, वो रोज रोज की। भारत में पुरुषों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, अच्छा। और भारत में पुरुष महिलाओं से 4-5 बरस कम जीते हैं। थोड़ा सोचिएगा। और भारत में पुरुषों को बड़ा अच्छा लगता है कि हमने बीवी को घर में बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि तुमने उसको घर में बांध के रखा हुआ है ना, इसका और तुम्हारे हार्ट अटैक का कुछ रिश्ता तो जरूर होगा। हार्ट अटैक यूं ही नहीं आ जाता, वो जो दिन भर का तुमको किच 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 तनाव झेलना पड़ता है वो तोड़ देता है भीतर से, फिर मरते हो। जो शायद आप अंदरूनी हिंसा, वो अंदरूनी हिंसा है, बिल्कुल है। पुरुष की हिंसा ज्यादा बाहरी होती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उसको ताकत ज्यादा मिली हुई है, शारीरिक भी, सामाजिक भी, धार्मिक तल पर भी पुरुष को परमेश्वर बना के रखा गया है। तो पुरुष बाहरी हिंसा कर ले जाता है। स्त्री ऐतिहासिक रूप से दबी हुई रही है, वो बाहरी हिंसा नहीं कर सकती। शारीरिक बल भी नहीं है उसके पास, आर्थिक बल भी नहीं होता, सामाजिक बल भी नहीं होता, धर्म ने भी उसको यही बोला है कि तुम नीचे रहो, तो अंदरूनी हिंसा करती है। शादी का एक बड़ा पक्ष है एडल्ट्री, जिससे भी अब हम देख रहे हैं कि आसपास कई सारी ऐसी बातचीत होती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तमाम सारी ऐसी आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स आती रहती हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स के अफेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ऑफ दफ्तर में चल रहा है प्रेम प्रसंग। ये सब बातचीत हो ही रही थी। इसी बीच में अभी एक सीईओ है, एस्ट्रोनॉमर एक कंपनी है उसके, उनका एक कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में गए थे वो एचआर हेड के साथ में। तो आपने वो देखा क्या वीडियो? नहीं, शायद देखा है। असल में किसी ने उस पर भी सवाल पूछ लिया था, तो सवाल के दरमियान ही वीडियो दिखा दिया। हाँ, तो एस्ट्रोनॉमर कंपनी है, तो उसकी एचआर हेड के साथ में वो गलबैया कर रहे थे, उसी बीच में कैमरा उनकी तरफ आ गया और जग जाहिर हो गया। तो उसके बाद उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। छुपने लग गए थे। हाँ, वो छुपने लग गए। तो फिर उसके बाद उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद जो एचआर हेड थी अभी 2-3 पहले, उनका भी इस्तीफा हो गया है। और तलाक भी हो गया शायद। हाँ, अब तलाक का शायद मुझे अभी नहीं चल रहा है कुछ। तो कुछ होगा ऐसे बात तो। तो जो एडल्ट्री है, अब ये इसको लेकर के दो एक और भी ये पक्ष कहे जाते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने आप में एक साथी, एक सेक्सुअल पार्टनर के साथ रहने के लिए नहीं बना है, ऐसा ही बोला जाता है ना। अब उसको आपने एक व्यक्ति के साथ बांध दिया है, अब वो बंध गया है, तो उसके बाद वो कैसे उसमें न्याय करेगा? तो ये एडल्ट्री है, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, और अभी के टाइम पे इतना ज्यादा क्यों चलन हमें देखने को मिल रहा है? मैं थोड़ा सा सवाल को इसके पीछे की ओर से लेना चाहूंगा। आपने किसी से शादी कर ली है, आप एक साधारण पुरुष हो या एक साधारण महिला हो, आप क्यों ये उम्मीद करते हो, आप में ऐसा क्या है कि आपका जो साथी है वो आपसे ही बंध कर रहेगा? आप में ऐसा क्या है? मैं पूछ रहा हूं। बड़ा भारी अहंकार है आपका, आप अपने आप को क्या देवी देवता मानते हो?
और जो आपका पति या पत्नी है वो आपका कोई भक्त है कि वो आपसे ही बंध के रहेगा? आप कौन हो? मैं यहां से पूछना चाहता हूं। हम पूरा मुद्दा पकड़ेंगे पर एक जगह से शुरुआत करिए, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। एडल्ट्री मतलब विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल, जिसको चीटिंग बोलते हैं। ठीक, तो चीटिंग शब्द ही लॉयल्टी शब्द के कॉन्टेक्स्ट में अर्थ रखता है। ठीक है ना? आप कहते हो अपने साथी के प्रति निष्ठा वफादारी होनी चाहिए, और जब चीटिंग हो जाती है, विवाहेतर संबंध हो जाता है, आप कहते हो बेवफाई कर दी। वफा, निष्ठा, आप में ऐसा क्या है कि कोई आपके प्रति वफा रखे? पहले इस लायक तो बनो, पहले इस लायक तो बनो कि कोई आपके प्रति लॉयल्टी रखे। हूं तो मैं झुन्नूलाल, और मैं चाहता हूं कि वो जो पत्नी है मेरी वो बस मुझे ही परमेश्वर माने और मुझसे ही लॉयल रहे, जैसे एक देवता की एकनिष्ठ भक्ति करी जाती है। तो मैं मुगालते में जी रहा हूं, मैं गलतफहमी में जी रहा हूं, मुझ में ऐसा कुछ है नहीं कि वो मेरी भक्ति करेगी और मेरे ही प्रति बस निष्ठा रखेगी। अभी पत्नी की तो बात ही नहीं कर रहे, मैं पत्नी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं पतिदेव की बात कर रहा हूं। पतिदेव को बुरा लग रहा है कि पत्नी इधर उधर जा रही है। तुम ये बताओ, तुम इस लायक हो कि तुम्हारे ही साथ रहे? तुम में ऐसा क्या है? तुम में ऐसा क्या? और अगर तुम में ऐसा कुछ है कि एक व्यक्ति को तुम्हारे ही साथ रहना चाहिए और फिर भी वो भाग रहा है, तो उसे भाग जाने दो। वो फिर कुपात्र है, उसको भाग जाने दो। ज्यादातर मामलों में लॉयल्टी या फिडिलिटी, निष्ठा वफादारी की मांग करने वाले वो लोग होते हैं जो एकदम ही गए गुजरे और नाकाबिल अयोग्य लोग होते हैं। उन्हीं को सबसे ज्यादा खतरा रहता है कि हमारा साथी इधर उधर भाग जाएगा। तो फिर वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं कि नहीं 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 नहीं, बांध के रखो, निष्ठा बड़ी बात है। निष्ठा बड़ी बात नहीं है, प्रेम बड़ी बात है। और प्रेम तो पात्रता देखकर होता है ना। तुम में कोई पात्रता है कि कोई तुम्हारे साथ ही बंधा रहे? जो भागा, चलो उसका अपना कुछ होगा अंदरूनी नर्क, उसकी बात बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले मैं उनकी बात करना चाहता हूं जो चाहते हैं कि उनकी पत्नियां या उनके पति उनसे बंध कर रहे निष्ठावान। तुम में ऐसा क्या है? तुम में ऐसा क्या है? तुम निहायत ही औसत आदमी या औसत औरत हो, औसत से भी नीचे के कई बार, लेकिन मांग तुम्हारी आसमान जैसी है कि देखो हमारे अलावा ना कभी किसी की ओर मत देखना, आज भी नहीं, आज से 50 साल बाद भी नहीं, 7 जन्म में भी नहीं, बस तुम, और हम मर भी जाए ना तो तुम किसी और से ब्याह मत कर लेना। मांग तुम्हारी आसमान जैसी है, आदमी तुम केचुए जैसे हो। ये चलेगा कैसे? आहत हो जाएंगे लोग। हो जाए आहत तो हो जाए। अब सच इस बात की परवाह थोड़ी करता है कि किसको क्या लगेगा। मेरी बात से नहीं आहत हो रहे हो, सच से आहत हो रहे हैं। तो दोष उनका है जो सच के खिलाफ खड़ा होगा, दोष उसका है ना, अब वो आहत होके रहेगा। 35 साल का आम आदमी आप ले लीजिए, ठीक ठीक, तुमने कभी जिंदगी में ऊंचा उठने का प्रयास नहीं करा। मैं एक केस स्टडी रख रहा हूं आपके सामने। कभी जिंदगी में कोई ऊंचा, तुमने कहीं से जाकर कोई नौकरी पकड़ ली, आमतौर पे कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी, वो भी तुमने 8-10 साल लगा करके कुछ पकड़ लिया क्योंकि तुम डरे हुए आदमी थे, तुम्हें लगा अभी सिक्योर नौकरी मिल गई है, बड़ा अच्छा हो गया। कई बार तो नौकरी भी तुमने घूस दे के या कुछ प्रपंच करके पकड़ी होती है। ये तुम्हारा कुल इतिहास है। पढ़ाई लिखाई भी तुमने नकल करके करी और बड़ी मुश्किल से कभी फर्स्ट डिवीजन कभी सेकंड डिवीजन तुम पास हुए हो, ये तुम्हारा इतिहास है। तुम्हें कुछ खेलना आता नहीं ठीक से, क्रिकेट का बस बल्ला उठा लेते हो और ऐसे ऐसे करोगे प्लास्टिक की बॉल से, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। दुनिया भर का इतना साहित्य हो तुमने पढ़ा नहीं, मनोविज्ञान पढ़ा नहीं, दर्शन पढ़ा नहीं, समाजशास्त्र पढ़ा नहीं। अंधविश्वासी तुम आदमी हो, विज्ञान का तुम्हें कुछ पता नहीं। अभी तुम्हारी ज्यादा उम्र हुई नहीं है, 30-35 की हो, पर इतनी मोटी तुमने तोंद निकाल ली है क्योंकि कभी कुछ खेलने जाते नहीं, व्यायाम करते नहीं, जिम से तुम्हारा लेना देना नहीं, दौड़ते नहीं हो कुछ तुम्हारा, तो ऐसे तुम दिखते हो। गंदी तुम खुराक लेते हो,
वही सड़क वाला समोसा है और कोला छोला कुलचा खाते हो, और जब बहुत खुश हो जाते हो तो कहते हो पूड़ी आलू बनेगा आज। ऐसा तुम्हारा गोल गोल मुंह हो गया है, और ऐसे यहां पे तुम लटक गए हो। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे वफादारी दिखाए, और यही बात बीवियों पर लागू होती है, वो और ज्यादा आहत हो जाती हैं। तो इसलिए मैं उदाहरण को इस तरफ से पेश कर रहा हूं। अरे दीदी, वो तुमसे क्यों वफादारी दिखाए? तुम में क्या है ऐसा? और अगर वो वफादारी दिखाए तो मैं उससे पूछूंगा आश्चर्य भर के कि कौन सा लेंस है तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास कौन सा लेंस है कि तुम इससे वफादारी निभाए जा रहे हो। जो आदमी अपने प्रति वफा नहीं है, जो आदमी अपने प्रति ही जरा भी वफा नहीं दिखा रहा, खाली टाइम मिलता है तो बैठ करके पॉपकॉर्न खाता है और आईपीएल देखता है, इतनी ऊंची चीजें हैं दुनिया में, ना वो देखेगा ना वो पढ़ेगा, कुछ नहीं करेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स करेगा, छोटी छोटी चिंदी चोरी में मशगूल रहेगा। ये वो आदमी है जो खुद अपने प्रति वफा नहीं कर रहा। 5 उसको बीमारियां हो गई हैं अभी 35 की उम्र में, गर्दन दर्द करती है, लोअर बैक दर्द करता है, स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो रहा है, बीपी बढ़ने लग गया है, प्री डायबिटिक हो रहा है, मुंह उसका गंधाता है। इस आदमी से इसकी बीवी वफा करेगी, और यही बात बीवियों पर भी लागू होती है। तुमसे दीदी तुम्हारा पति वफा करेगा? क्यों करे? ये तो सब बाहरी बातें बोली, भीतरी तौर पर भी तुम काले आदमी हो, जो कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छे से जानती है। भीतरी तौर भी तुम 1 रुपए के लिए किसी कितना बड़ा भी नुकसान कर सकते हो, और ये बात तुम्हारी पत्नी को पता है। तुम्हारी पत्नी तुमसे क्यों वफा करे? तुम कौन से देवता हो, तुम कौन से महात्मा हो, तुम कौन से ऋषि हो, दार्शनिक हो, चिंतक हो, विचारक हो, ज्ञानी हो, तुम कौन हो कि तुमसे कोई वफा करे? तुम ये मांग कर भी कैसे सकते हो कि रिमेन लॉयल टू मी? सही बात। आप जब खुद अपने नहीं हुए तो कोई दूसरा आपका अपना कैसे हो जाए? पहले आप खुद तो अपने हो जाइए, फिर आप पाएंगे कि दुनिया आपकी हो गई। लेकिन जो अपने नहीं होते, उन्हें ही सबसे ज्यादा डर लगता है और सबसे ज्यादा मांग करते हैं कि दूसरे मेरे अपने हो जाए। तुम खुद अपने नहीं हो, दूसरा भी तुम्हारा नहीं होने वाला। ये है एडल्ट्री। और मैं कह रहा हूं कि जो सुयोग्य आदमी हो, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, वो अगर पाए कि उसका साथी उसे छोड़ के इधर उधर भाग रहा है तो उसे फिर जाने ही दो। आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हाँ, जाने दो। वो आध्यात्मिक दुआवली में कहते हैं कि हंस तो चुग चुग के मोती खाता है, लेकिन कौवा तो जाके कचड़े में ही मुंह डालेगा ना। तुम अगर मोती जैसे हो गए हो, उसके बाद भी तुम्हारा साथी भाग रहा है तुमसे, तो तुम्हारा साथी कौवा है, कचरे, उसको जाने दो कचरे की ओर। लेकिन पहले तुम तो मोती जैसे हो जाओ। तुम खुद कचरे जैसे हो और मांग तुम इतनी बड़ी कर रहे हो। आखिरी बातचीत इस सवाल से करते हैं कि जहां से हमने शुरुआत भी की थी, वहां वो सवाल वहीं छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था लास्ट में बात करूंगा कि क्या शादी करनी भी चाहिए। और इसी से कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, हम देखते हैं कि दुनिया में कई बड़े बदलाव किए, जिन्हें हम आज तक जानते हैं, नाम क्या, बहुत बड़ी श्रृंखला है। उन लोगों ने शादी नहीं की, तो क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य रहा होगा उन सबका, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है उनकी? बहुत ये व्यक्तिगत बात है, सबको अपना खुद सोचना पड़ेगा। शादी की जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, कई सदियों से चल रहा है। इतने समय से चल रहा है तो कुछ कारण तो होंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से चल रहा है उसमें हमने जिंदगियां बर्बाद होते भी खूब देखी हैं, तो उसके भी कुछ कारण तो होंगे। उसी की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत व्यक्तिगत चीज है जो सबको खुद सोचनी पड़ती है। लेकिन ये पक्का है कि एक आम आदमी को अगर आप अपनी जिंदगी में ले आए हो तो आपका बहुत वक्त लेता है।
बहुत समय मांगता है। और आप हो एक सीमित व्यक्ति, ऊर्जा भी सीमित आपकी और समय भी सीमित आपका। आप अभी शादी करने की सोच रहे हैं, आप अगर किसी गड़बड़ महिला को ले आए जिंदगी में, बहुत संभावना है वो पहली मांग ये रखेगी कि मुझे अपना समय दो। बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और ज्यादातर महिलाएं और ज्यादातर पुरुष होते तो गड़बड़ी हैं। तो पहला यही आएगा कि अगर समय नहीं दे सकते थे तो क्योंकि शादी क्यों की। फिर आप ऐसे बैठ करके बात नहीं कर पाओगे, फिर आप बार बार घड़ी की ओर देख रहे होगे, उधर फोन बज रहा होगा बार बार। तो एक जिंदगी है, थोड़ा सा समय है, व्यक्ति को देखना होता है कि किसमें लगाना है। अगर आपने तय करा है कि ऊंची जिंदगी जीनी है, तो वो ऊंचाइयां ना आपका सारा समय सोख लेंगी और आपकी सारी ऊर्जा की मांग करेंगी। ऐसे में आप अगर किसी से शादी कर भी लोगे तो उसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि आप उसे समय दे नहीं पाओगे, एकदम नहीं दे पाओगे। यही बात उस दूसरे व्यक्ति पर भी लागू होती है, वो भी आपको समय नहीं दे पाएगा अगर उसके पास जीवन में करने के लिए कुछ अच्छा काम है। दो लोग जिनके पास जीने के लिए एक सार्थक वजह है, वो अपनी वजह को अपना वक्त देते हैं, वो एक दूसरे को फिर वक्त नहीं दे पाएंगे। अब यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि एक दूसरे को वक्त ज्यादा वही लोग दे पाते हैं जिनकी जिंदगी में करने के लिए कुछ होता नहीं। और तो वही बस एक दूसरे के साथ बैठ करके घंटों बतिया सकते हैं और कहते हैं कि दिस इज अवर पर्सनल टाइम, कपल गोल्स। वो वही कर सकते हैं। तो विवाह अगर करना भी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से करिएगा जो आपको अपने जीवन का केंद्र न बना ले। तो ये ना कहे कि पिछले 6 घंटों से मैं तुम्हारी राह देख रही हूं, तू इतनी खाली है कि 6 घंटों से मेरा इंतजार कर रही थी, तू इतनी बिल्कुल बेरोजगार है कि तेरे पास इन 6 घंटों में करने के लिए कुछ नहीं था, तू बस मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसी स्त्री से विवाह मत कर लीजिएगा। उसके पास उसकी अपनी जिंदगी होनी चाहिए, उसके पास उसका अपना प्रेम होना चाहिए, अपने इरादे, अपने लक्ष्य, अपनी ऊंचाइयां, अपनी चुनौतियां होनी चाहिए। अगर ऐसी स्त्री आप अपनी जिंदगी में ले आते हैं तब तो ठीक है। किसी ऐसे को ले आए जो आप पर ही आश्रित है, वो आपका बहुत वक्त मांगेगी, और वक्त नहीं दोगे तो बड़ा नर्क मचेगा। कलह कलेश एलिमनी। तो हमने कई सारे पक्ष को समझने की कोशिश की। कुल मिलाकर के जितनी भी बातचीत आजकल विवाह के आसपास हो रही है, मोटे तौर पर, खास तौर से हमने इस बातचीत को केंद्रित किया कि युवा जो जिनकी असल में शादी होने का वक्त है, वो जिन सवालों से जूझते रहते हैं या जो उनके मन में कहीं ना कहीं आता होगा। तो आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया सारा, काफ़ी विस्तृत बातचीत रही और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आई हो ये बातचीत तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, क्या आपके इसमें व्यू पॉइंट हैं, कहाँ वो इससे मेल खाते हैं, कहाँ वो नहीं मेल खा रहे हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।